Assalamu alaikum. This is lecture number 12 for the series LSM 733 Production Operations Management. And I am Usman bin Saif. In the last lecture, we started with a case study of FedEx, which was about the importance of location. हमने जिस उसमें डिस्कस ये किया था कि FedEx ने का ऑपरेशन सिस्टम क्या है कि दे हैव अ सेंट्रल हब इन द यूके. वहाँ पे क्या होता है कि अब हमने एक एग्जांपल, मैंने आपको एक फिक्टिशियस एग्जांपल मैंने दी थी कि लेट्स सपोज कि मेरा एक दोस्त है जो कि ऑस्ट्रेलिया में रहता है और उसको पाकिस्तान से कोई चीज़ चाहिए, उसको कोई किताबें चाहिए थी. उसने मुझे फ़ोन किया कि यार मुझे ये 2 किताबें चाहिए, पाकिस्तान से ख़रीद के भेज दो, वहाँ पे मुझे मिल नहीं रही या महंगी मिल रही हैं, वट एवर रीज़न इट इज़. मैंने कहा ठीक है. मैंने वो किताबें ख़रीदी, उनको पैक किया. पैक करके आई वेंट टू FedEx. FedEx बेसिकली एक इंटरनेशनल कोरियर कंपनी है. मैं उनके पास गया, उनको मैंने कहा कि जी ये किताबें मैंने ऑस्ट्रेलिया भेजनी है. उन्होंने कहा जी ठीक है, आप दे दें बुक्स. मैंने बुक्स दी, मैंने पेमेंट की और उन्होंने मुझे ट्रैकिंग नंबर भी प्रोवाइड किया कि जी आप अपने ये शिपमेंट ट्रैक भी कर सकते हैं. एंड मैंने द वेरी नेक्स्ट डे मैंने उनको जब ट्रैक किया तो इट वाज इन लंदन और उसके साथ लिखा हुआ था कि जी ऑन रूट टू ऑस्ट्रेलिया. तो जब मैंने उनसे पूछा कि भाई मैंने आपने शिपमेंट लंदन क्यों भेज दी, मेरी शिपमेंट लंदन क्यों भेज दी, मैंने तो ऑस्ट्रेलिया, लंदन बीच में पाकिस्तान है, लंदन इस कोने पे, ऑस्ट्रेलिया उस कोने पे, बिल्कुल ऑपोजिट दोनों डायरेक्शंस में, तो ये आपने वहाँ क्यों भेज दी. तो उन्होंने कहा जी हमारा सेंट्रल हब है, वहाँ पे जितनी भी शिपमेंट्स होती हैं हमारी, जो भी हम वो लेते हैं, पैकेजिंग लेते हैं, बॉक्स लेते हैं, वो पहले हर चीज़ जाती है लंदन जाती है. देन मैंने उनसे फर्दर प्रोब किया, उनसे मैंने पूछा कि भाई लंदन क्यों भेजते हैं, तो आप डबल उसके ऊपर कॉस्ट इनकर कर रहे हैं. आप पहले लंदन भेजने की कॉस्ट है, फिर लंदन से ऑल द वे डबल टाइम लगा के आप ऑस्ट्रेलिया भेज रहे हैं. उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है. उन्होंने कहा लंदन हमारी पूरी दुनिया की सेंट्रलाइज्ड लोकेशन है और सिंस पाकिस्तान से नंबर ऑफ शिपमेंट्स जो जा रही हैं ऑस्ट्रेलिया वो बहुत कम है, तो या तो हम किसी एयरलाइन कंपनी के थ्रू भेजेंगे उसे, या फिर हम अपना प्लेन, चार्टर्ड प्लेन भेजेंगे, उसके थ्रू भेजेंगे. तो उन्होंने कहा दोनों पे हमारी कॉस्ट ज़्यादा इनकर होती है. सिंस पाकिस्तान से एवरी डे अ लॉट ऑफ एयरलाइंस आर गोइंग टू यूके, सेंट्रलाइज्ड लोकेशन है, सारी दुनिया की एयरलाइंस जा रही हैं, यूके जा रही हैं और हमारा एयरलाइंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, तो हम थ्रू एनी ऑफ द एयरलाइंस जो नेक्स्ट अवेलेबल फ़्लाइट पे हम उस पैकेजिंग को, यहाँ से पैकेट को या उस बॉक्स को भेज देते हैं लंदन. लंदन रिसीव होता है. नाउ लंदन के अंदर पूरी दुनिया से शिपमेंट्स आ रही हैं, पूरी दुनिया से जो लोग भी एक दूसरे को चीज़ भेज रहे हैं या बिजनेस यूज़ के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए वहाँ पे आ रही हैं. और हमारे पास ऑलरेडी हम उसे, जैसे ही आपने हमें वो बॉक्स दिया, हमारे वो सिस्टम में ऑनलाइन वो ट्रैक होना शुरू हो गया. अब वो बॉक्स आ रहा है तो हमने ऑलरेडी उसको नेक्स्ट फ्लाइट पे, जैसे वो लंदन पहुंचेगा उसको वहाँ सॉर्ट करके तो नेक्स्ट फ्लाइट के ऊपर वहाँ से उसको ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि अब लंदन से जो नंबर ऑफ़ फ्लाइट्स गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया जो हैं वो ज़्यादा हैं और फ्रीक्वेंटली हैं, तो हमें, और उस वजह से उससे कि हमारी ग्लोबलाइज्ड लोकेशन की वजह से हमें कॉस्ट मिनिमाइजेशन हो रही है. सो दिस वाज एन इंटरेस्टिंग केस जिसमें कि हमने ये देखा था, हम डिस्कस किया था हमने कि FedEx कैसे अपनी लोकेशन एडवांटेज की वजह से अपनी कॉस्ट मिनिमाइजेशन भी कर रहा है और रेवेन्यू जनरेशन कर रहा है. फिर हमने फैक्टर्स देखे थे, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ लोकेशन के, हमने कि वाई लोकेशन इज सो इम्पॉर्टेंट, वाई इट हैज़ अ स्ट्रेटेजिक वैल्यू in manufacturing, production as well as services. दोनों सेक्टर्स की हमने बात की थी. फिर हमने देखे थे फैक्टर्स दैट अफेक्ट लोकेशन डिसीजंस और हमने कहा था कि फैक्टर्स
जो होते हैं ये प्रोडक्शन के भी होते हैं, प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग के अंदर के ऊपर ये डिसीजंस को भी अफेक्ट करते हैं और सर्विसेज डिसीजंस को भी अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट वाज लेबर प्रोडक्टिविटी, और लेबर प्रोडक्टिविटी को हमने ये कहा था कि लेबर प्रोडक्टिविटी इज नॉट द लेबर वेज रेट या लेबर कॉस्ट, इट इज एक्चुअली द एफिशिएंसी ऑफ लेबर। एक्सचेंज रेट एंड करेंसी रिस्क, एक्सचेंज रेट एंड करेंसी रिस्क अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें हमने पाकिस्तान की एग्जांपल भी देखी थी कि पाकिस्तान की करेंसी बहुत रैपिडली डिवैल्यू हो रही है, वोलेटाइल है, जिसकी वजह से क्या है कि मैं पाकिस्तान में अगर अपनी कंपनी का सेंट्रल हब या मैं यहाँ फैक्ट्री पाकिस्तान में लगा दूँ तो ड्यू टू एक्सचेंज रेट्स, पाकिस्तान का एक्सचेंज रेट, यूएस डॉलर का एक्सचेंज रेट, उसकी फ्लक्चुएशंस की वजह से मुझे उसमें भी लॉस होता है। सो आई डोंट वांट टू डू इट। मैं ऐसी लोकेशन पे लगाऊंगा जिसकी लगाना चाहूँ अपनी फैक्ट्री जहाँ की करेंसी स्ट्रांग हो। देन कॉस्ट, अदर कॉस्ट के अंदर आ जाती हैं आपकी जो हैं यूटिलिटीज़ हैं। यूटिलिटी में कौन कौन सी आ जाती है आपके, इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर है, टैक्सेस हैं, ये सारी कॉस्ट हैं। देन कम्स पॉलिटिकल रिस्क, वैल्यूज़ एंड कल्चर, जिसमें हमने ग्लोबल करप्शन इंडेक्स भी देखा था। हमने देखा था कि लोकल आपकी जो है सोसाइटी की वैल्यूज़, आपका कल्चर, फिर आपका पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितनी है, ये सारी चीज़ें भी मेरी लोकेशन पे मैटर करती हैं। एक अगर हम इसकी छोटी सी एग्जांपल लें कि कराची पाकिस्तान का वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी, कराची में क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी काफ़ी है, पॉलिटिकली स्टेबल नहीं है, वहाँ रोज़ स्ट्राइक्स और रोज़ वहाँ पे फायरिंग, और इनकी वजह से वहाँ पे जो रेस्टोरेंट्स हैं, लोकेशंस हैं, वो ज़्यादा स्ट्राइक की वजह से बंद करनी पड़ती हैं, रेवेन्यू लॉस होता। प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट्स, प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट के मार्केट से दूरी, मेरी जितनी लेट्स सपोज मैं मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ वाटर बॉटल्स, मैं मार्केट से जितना दूर हूँगा उतनी ज़्यादा दूर मुझे ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, मेरी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी, वो भी मेरे लिए फिजिबल नहीं है। इसी तरह सप्लायर्स कि मुझे वाटर बॉटल्स अगर सिर्फ चाहिए, मैं बॉटलिंग प्लांट है, बॉटल्स चाहिए, तो बॉटल्स मेरे सप्लायर्स से मुझ तक पहुंचने में कितना टाइम और कॉस्ट कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी। देन कंपैटिटर्स, कंपैटिटर्स की हमने एक बड़ी मज़े की स्ट्रैटेजी पढ़ी थी कि आप देखेंगे पूरी दुनिया में ऐसे जिस जगह पे आपको KFC मिलेगा उसके विद इन 1 माइल, 1 मील के अंदर रेडियस के अंदर आपको मैकडॉनल्ड्स भी मिल जाएगा, उसी के 1 मील के अंदर आपको KFC भी, वो पिज़्ज़ा हट भी मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इट्स अ कंपटीशन गोइंग ऑन बिटवीन दीज 3 रेस्टोरेंट्स। सिमिलरली अब पाकिस्तान में तो क्योंकि हार्डीज़ बहुत जगह नहीं है या बर्गर किंग बहुत लिमिटेड हैं, बाकी दुनिया में तो हार्डीज़ और बर्गर किंग भी, ये 5 रेस्टोरेंट आपको एक ही जगह मिलेंगे। कहीं चले जाएं, एक दूसरे के आमने सामने, एक दूसरे के थोड़े से दूर, विद इन 1 माइल रेडियस, सो दैट कि कस्टमर जो कि KFC आना चाहता है, KFC एक, let's suppose there are 2 friends, one wants to eat KFC, the other one wants to eat McDonald's, so दोनों उसकी विद इन द रेंज हैं, एक ही जगह पे जाएगा, दोनों मिल जाएंगे। या जो है वो क्या कहते हैं, जो कस्टमर मैकडॉनल्ड्स पे आ रहा है, अगर उसको के रास्ते में KFC में वो देख के KFC पे रुक सकता है वो। इसी तरह सिमिलर स्ट्रैटेजी आप देखेंगे पाकिस्तान में, लाहौर में फूड स्ट्रीट है, रावलपिंडी में फूड स्ट्रीट है, इस्लामाबाद में फूड स्ट्रीट है। वहाँ पे क्या है, तमाम रेस्टोरेंट्स के सब ने अपने आउटलेट्स खोले हैं, आमने सामने बैठे हैं, 10 तो चप्पल कबाब वाले हैं वहाँ। अब आप बीच में से यू कैन पिक एंड चूज़ कि किस चप्पल कबाब वाले से चप्पल कबाब खाने, किस से आपने कढ़ाई खानी, किस से आपने सीख कबाब लेने। सो इट्स अ competitive strategy. Then further we discussed in the last lecture the methods of evaluating location alternatives. अब हमारे पास लोकेशन ऑल्टरनेटिव्स हैं, और हमने लोकेशन में भी 2 तरह की बात की थी। हमने पहले कहा था कि जी हम सबसे पहले तो चूज़ करते हैं कंट्री, फिर उसके बाद हम रीजन पे आते हैं, फिर हम सिटी पे आते हैं, और इन तीनों के डिफरेंट फैक्टर्स हैं।
देयर आर फैक्टर्स टू चूज कंट्री, किन फैक्टर्स की वजहों पे हमने कंट्री चूज करते हैं, फिर रीजन चूज करते हैं, फिर सिटी चूज करते हैं, और ये जो सारे फैक्टर्स हैं इनकी फिर हम आगे इनको एवेलुएट करते हैं फैक्टर रेटिंग मेथड से, लोकेशन ब्रेक इवन एनालिसिस से, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेथड से, ट्रांसपोर्टेशन मॉडल से। इनको हम सबको एवेलुएट करते हैं कि जी ये फैक्टर्स हैं, ये हमारे कंपनी स्पेसिफिक फैक्टर्स होते हैं। अब कुछ फैक्टर्स मेरी कंपनी पे इंप्लीमेंट होते हैं, कुछ नहीं होते। तो मेरी कंपनी का अगर हमने कंपनी की बात की थी कि तो उसके 35 फैक्टर्स हैं, और उन 35 फैक्टर्स को हम हर सिटी वाइज देख लेते हैं। इस सिटी में 35 फैक्टर्स कैसे बिहेव करेंगे, इस सिटी में 35 फैक्टर्स कैसे बिहेव करेंगे, इस सिटी में 35 फैक्टर्स कैसे बिहेव करेंगे, और उनके बिहेवियर से पे हम ये मॉडल्स हम अप्लाई करते हैं, और हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी आ जाती है कि अगर हम लाहौर में रेस्टोरेंट स्टार्ट करेंगे तो हमारा प्रॉफिट फैक्टर ये होगा, इस्लामाबाद में प्रॉफिट फैक्टर ये होगा, कराची में, मुल्तान में प्रॉफिट फैक्टर ये होगा। So whichever city is giving me more profit, I'll choose that city. मैं उसी लोकेशन पे जाऊंगा। Then we talked about service location strategies. Service location strategy में हमने examples discuss की, how hotel chains select sites. हमने एक इसमें example देखी कि एक रेस्टोरेंट है, होटल है, वो अपनी अगर साइट सिलेक्ट करेंगे तो कैसे करेंगे। और हमने रियल लीक को हमने एक एग्जांपल देखी कि उन्होंने 35 फैक्टर्स पहले तो आइडेंटिफाई किए, उसके बाद उनको उन्होंने एवेलुएट किया, उसके बाद उसका उन्होंने एनालिसिस किया, तो दे केम टू नो कि देयर वर ओनली 4 फैक्टर्स जो कि उनका 51% ऑफ रेवेन्यू या प्रॉफिटेबिलिटी डिफाइन कर रहे हैं। रेस्ट ऑफ द जो 31 फैक्टर्स थे वो उनका 49% रेवेन्यू उन फैक्टर्स की वजह से, और 4 बाकी के पहले जो 4 फैक्टर्स थे इनकी वजह से 51% है। द कॉल सेंटर इंडस्ट्री का फिर हमने एक एग्जांपल डिस्कस की। कॉल सेंटर्स में हमने कहा कि इंडिया, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कॉल सेंटर्स हैं, बिकॉज हाईली स्किल्ड लेबर पाकिस्तान में अवेलेबल है, हाईली एजुकेटेड टैलेंट अवेलेबल है, और चीप लेबर है। इन फैक्टर्स की वजह से कंपनी तो बैठी हुई है अमेरिका में, मैन्युफैक्चरिंग भी वहीं करी, लेकिन उसका कॉल सेंटर पाकिस्तान या इंडिया में। फिर हमने जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात की थी, GIS, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। हमने बताया था कि कंप्यूटर डेवलप्ड एक सॉफ्टवेयर पोर्टफोलियो है जिसमें कि आप जाके कुछ भी सर्च कर सकते हैं कि आपने रेस्टोरेंट स्टार्ट करना है, यू वांट टू स्टार्ट अ रेस्टोरेंट इन इस्लामाबाद। आप क्या करते हैं, उनका पेज खोलेंगे, उसमें जाके मैप इस्लामाबाद का निकल आएगा, आप इस्लामाबाद में रेस्टोरेंट्स और होटल्स को चेक करेंगे, वो आपको एग्जैक्टली मैप के ऊपर एक एक रेस्टोरेंट पिन करके दे देगा कि यहाँ पे ये रेस्टोरेंट है, यहाँ पे ये रेस्टोरेंट, यहाँ पे ये रेस्टोरेंट, यहाँ पे ये रेस्टोरेंट है। और उसके बाद वो पॉपुलेशन, इस एरिया की इतनी पॉपुलेशन है, इस एरिया की इतनी पॉपुलेशन है, इस एरिया की इतनी पॉपुलेशन है, इनकम लेवल क्या है, एजुकेशन लेवल क्या है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन ये जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम में अवेलेबल है। और इन सारे ये वही वेरिएबल फैक्टर्स हैं जिनकी बेस के ऊपर आप अपना लोकेशन डिसीजन लेते हैं। So now coming on to the next topic, which is layout strategy or layout decision. Basically हम प्रोडक्शन ऑपरेशंस मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। हमने पहले देखा, हमने लोकेशन हमने सिलेक्ट कर ली। अब लोकेशन के अंदर हमारा लेआउट कैसा होना चाहिए। लोकेशन, हमने एक रेस्टोरेंट की लोकेशन पसंद कर ली, ये जी रेस्टोरेंट है, ये हमारे पास 2 हॉल्स हैं, इसके अंदर हम रेस्टोरेंट बनाना है। अब रेस्टोरेंट के अंदर कहाँ पे काउंटर होना चाहिए, कहाँ पे टिल होनी चाहिए, कहाँ पे आपने सर्विंग्स होनी चाहिए, कहाँ पे आपके केचप का जो है डिस्पेंसर होने चाहिए, कहाँ पे आपके जूस डिस्पेंसर, कितनी टेबल्स, कितनी चेयर्स, किस लेआउट, ये सारा आज हम टॉपिक जो देखेंगे इट इज़ अबाउट द लेआउट डिसीजन, कि लेआउट डिसीजंस कैसे लेते हैं and why are they so important. So the agenda for today's session is innovation at McDonald's. We'll talk about a case study of McDonald's, okay, how McDonald's has done the layout decision, how McDonald's has taken a layout decision. Strategic importance of layout decisions, objectives in layout design.
लेआउट डिज़ाइन किसी भी फैक्ट्री का, किसी भी रेस्टोरेंट का, किसी भी और ऑफिस का लेआउट डिज़ाइन में क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होने ज़रूरी हैं, जिसमें हम विल टॉक अबाउट हायर यूटिलाइजेशन, improved flow, improved employee, improved customer, client, and flexibility. These all are very vital, very important when we talk about in terms of objectives in layout design. Further in this lecture, we'll talk about types of layouts, जिसमें कि द फर्स्ट वन इज़ ऑफिस लेआउट. ऑफिस लेआउट मतलब ऑफिस के लेआउट्स कैसे होने चाहिए, हाउ डू वी कैलकुलेट, हाउ डू वी डेवलप ऑफिस लेआउट्स, रिटेल लेआउट्स, वेयर हाउस लेआउट्स, फिक्स पोजिशन लेआउट्स, प्रोसेस ओरिएंटेड लेआउट्स, वर्क सेल लेआउट्स. तो ये सारे लेआउट्स के टाइप्स हैं. हम इनको आज इन डिटेल देखेंगे और ये डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि ये लेआउट्स हम कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन से वो पॉइंट्स हैं जिनका ख्याल रखना ज़रूरी है वाइल डिज़ाइनिंग दीज लेआउट्स, एंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज लेआउट्स. So let's move on to today's session. Let's start. The chapter is layout design. Innovation at McDonald's. इनोवेशन एट मैकडोनल्ड्स का मतलब है, मैकडोनल्ड्स की केस स्टडी पहले बात करते हैं कि मैकडोनल्ड्स ने कैसे अपने आप को इवॉल्व किया, क्या क्या चेंजेस अपने लेआउट में, स्ट्रैटेजी में वो लाते रहे, कब कब लाते रहे. सबसे पहली इंडोर सीटिंग 1950s में उन्होंने रेस्टोरेंट के अंदर चेयर्स लगाई, इंडोर सीटिंग अरेंज की. ड्राइव थ्रू विंडो 1970s में. व्हाट इज़ अ ड्राइव थ्रू विंडो? आप अपनी कार में बैठ के एक विंडो के सामने जाकर गाड़ी खड़ी करते हैं, ऑर्डर प्लेस करते हैं, अगली विंडो से जाके आप ऑर्डर ले लेते हैं, आपको गाड़ी से उतरना नहीं पड़ता, गाड़ी के अंदर ही बैठे बैठे. एडिंग ब्रेकफास्ट टू द मेन्यू 1980s में. एडिंग प्ले एरियाज 1980s में. रीडिज़ाइन ऑफ द किचन, सेल्फ सर्विस कियोस्क. नाउ 3 सेपरेट डाइनिंग सेक्शंस. अब उन्होंने 3 तरह के, हर रेस्टोरेंट में 3 तरह के डिफरेंट डाइनिंग सेक्शंस बना दी. अब आप ये देखें ये सारे के सारे क्या हैं. 6 out of the 7 आर लेआउट डिसीजंस. हमने देवर 7 इन नंबर. इनमें से कौन से 6 जो हैं वो लेआउट डिसीजंस हैं और कौन सा नहीं. इंडोर सीटिंग लेआउट डिसीजन, ड्राइव थ्रू विंडो लेआउट डिसीजन, ब्रेकफास्ट टू द मेन्यू इज नॉट अ लेआउट डिसीजन, play area is a layout decision, redesign of the kitchen is a layout decision, self-service kiosk is a layout decision, and separate dining halls is a layout decision. अब layout decision क्या होता है कि जी separate dining halls होने चाहिए, डिफरेंट तरह के. एक होना चाहिए यंग एडल्ट्स के लिए, एक होना चाहिए फैमिलीज़ के लिए, एक होना चाहिए और जो है टेबल या स्टैंडिंग होना चाहिए. तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ डाइनिंग हॉल्स. देन इसी तरह सेल्फ सर्विस कियोस्क, ये भी लेआउट डिज़ाइन है. या तो आप कैचअप के लिए सेल्फ सर्विस कियोस्क, सोवियट्स के लिए, या आपने जो हैं टिश्यू पेपर्स और स्ट्रॉज और ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने सेल्फ सर्विस कियोस्क लगाए हुए, वहाँ जाते हैं आप खुद ही उसके अंदर से डाल के ले आते हैं, घर निकाल लेते हैं चीज़ें. 30,000 McDonald's outlets are around the world are redesigned to have 3 separate dining areas. अब 30,000 McDonald's के outlets थे उस वक्त जब इन्होंने इनसे redesign किया सबको. The linger zone with comfortable armchairs. Linger zone क्या है? जिसमें comfortable उन्होंने armchairs लगाई and Wi-Fi connection for young adults who want to socialize and hang out. उन्होंने एडल्ट्स के लिए जो कि सोशलाइज करना चाहते हैं और वहाँ बैठना चाहते हैं, गपशप मारना चाहते हैं, उनके लिए उन्होंने इजी कंफर्टेबल चेयर्स लगाई और उन्होंने उनके लिए वाईफाई इंटरनेट भी प्रोवाइड कर दिया कि वहाँ बैठें, इंटरनेट यूज़ करें, गपशप लगाएं, खाएं पिएं. तो लिंगर जोन उसका उन्होंने नाम रखा. द ग्रैब एंड गो जोन विद टॉल काउंटर्स एंड बार स्टूल्स फॉर कस्टमर्स हु ईट अलोन विद प्लाज्मा टीवीज. फिर उन्होंने क्या किया, एक उन्होंने ऊंची टेबल्स लगाई, बार स्टूल्स, ऊंचे स्टूल्स लगाए और उन्होंने सामने टीवी लगा दिया. उन लोगों के लिए जो अकेला कस्टमर आ रहा है,
आके बस उसने बैठना है, खाना खाना है और चले जाना। द फ्लेक्सिबल जोन विद कंफर्टेबल एंड कैजुअल सीटिंग फॉर फैमिलीज एंड लार्ज ग्रुप्स। फिर उन्होंने एक फ्लेक्सिबल जोन बना दिया। एक उन्होंने बनाया लिंगर जोन, एक उन्होंने बनाया ग्रैब एंड गो जोन, एक उन्होंने बनाया फ्लेक्सिबल जोन। फ्लेक्सिबल जोन में उन्होंने क्या किया, अच्छे सोफे लगा दिए, कंफर्टेबल चेयर्स, उन्होंने ग्रुप्स बना दिए, 8 चेयर्स का एक उन्होंने टेबल बना दी, 6 की अलग बना दी, जो बड़े ग्रुप्स या फैमिलीज आ रही हैं ताकि वो इकट्ठी बैठ सकें और एंजॉय कर सकें। सो डिफरेंट लेआउट स्ट्रैटेजीज। एक लेआउट स्ट्रैटेजीज है यंग्स के लिए, जो आएँ बैठें गपशप लगाएं और इंटरनेट यूज़ करें, खाएं पिएं। एक है लेआउट है फॉर इंडिविजुअल्स के लिए, जो अकेला खाना खाने आए, खाना खाए, इतनी देर थोड़ा टीवी देखे और चला जाए। दूसरा है फैमिलीज के लिए कि फैमिलीज आए, बैठे और गपशप लगाएं, खाएं। फैसिलिटी लेआउट इज अ सोर्स ऑफ कंपैटिटिव एडवांटेज। नाउ दिस इज अ कंपैटिटिव एडवांटेज हाउ? तमाम रेस्टोरेंट्स में ऐसा नहीं है। तमाम रेस्टोरेंट, बाकी रेस्टोरेंट्स में हो सकता है कि एक जैसी सीटिंग हो, एक लाइन में चेयर्स लगी हुई हैं, उसी तरह आप टेबल्स लगी हुई हैं, एक लाइन में चेयर्स लगी हुई हैं, आप जाते हैं टेबल बैठते हैं, बट यू डू नॉट एंजॉय मच। वहाँ इंटरनेट नहीं है। यंग एडल्ट्स जो हैं जब जाते हैं उन रेस्टोरेंट्स के अंदर, तो मैकडोनल्ड्स में जाते हैं तो वो इजी चेयर्स, कंफर्टेबल, कैजुअल बैठते हैं वहाँ चेयर्स पे और गपशप लगाते हैं। वहाँ जाएंगे तो बस वहाँ पे बैठेंगे स्ट्रेट चेयर्स पे और बस खाना खाएंगे और बस दैट्स इट। सो इट इज़ मोर ऑफ सोशलाइजिंग थिंग। सो मैकडोनल्ड्स ने लेआउट स्ट्रैटेजी किस तरह से डिफाइन की कि उन्होंने सेक्शंस बना दिए, किचन का लेआउट उन्होंने रीडिज़ाइन कर दिया और अपना जो रेस्टोरेंट है उसको रीडू कर दिया। So now coming on to the actual topic, which is strategic importance of layout decisions. Developing an effective and efficient layout that will meet the firm's competitive requirement will contribute a lot to the profitability of the firm. जितना layout design convenient, flexible, efficient होगा, उतने ज़्यादा customers आपके रेस्टोरेंट में या आपके पास आना पसंद करेंगे। लेआउट डिज़ाइन में सिर्फ कुछ टेबल कुर्सियाँ नहीं, वहाँ पे लाइटिंग कैसी है, क्लीनलीनेस कितनी है, ये सारी चीज़ें भी यहाँ आ जाती हैं। तो जितना खूबसूरत, जितना अच्छा आपका रेस्टोरेंट होगा, उतने ज़्यादा आपके पास कस्टमर्स आएंगे। Objectives in layout design. The first objective is higher utilization of space, equipment and people. Improved flow of information, materials or people. Improved employee morale and safe working conditions. Improved customer-client interaction. Flexibility. To be changed later. 1, 2, 3, 4, 5 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं। आप जब भी कोई लेआउट डिज़ाइन करते हैं, जब भी आप लेआउट बनाते हैं, इन 5 चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखें। कौन कौन सी? हायर यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस। यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस क्या होती है? इक्विपमेंट एंड पीपल। मैंने रेस्टोरेंट बनाया, रेस्टोरेंट में मेरे पास स्पेस है, 2 कमरों की जगह, उन 2 कमरों में मैं एक कमरे में 4 टेबल्स आती हैं, एक में 3 टेबल्स आती हैं। तो या तो मैं 3 टेबल्स को ज़रा दबा के कंजस्ट करके चौथी टेबल भी फंसा दूं, उससे क्या होगा? मेरे चलने फिरने की जगह ख़राब हो जाएगी। मैं वहाँ पे पानी का डिस्पेंसर या केचप का डिस्पेंसर को टेबल नहीं और लगा सकता। लोग एक चलते फिरते एक दूसरी टेबल से टकराएंगे। ऐसी सिचुएशन में कस्टमर्स दोबारा वहाँ आना पसंद नहीं करेंगे। अब मैंने क्या करना है कि उसको लेआउट ऐसा रखना है कि मैंने जहाँ 3 टेबल्स हैं, उन 3 टेबल्स की, बड़ी टेबल्स की बजाय मैं अगर 4 छोटी टेबल्स लगा लूँ और उसके दरमियान में मैं इतनी जगह भी रखूँ कि खुला भी लगे और अच्छा भी लगे, तो दैट इज़ हायर यूटिलाइजेशन, कि मैं उस जगह को अच्छी तरह से यूटिलाइज कर रहा हूँ। ये भी नहीं कर रहा कि टेबल्स थोड़ी लगा दी, ये भी नहीं कर रहा
कि मैंने जगह बहुत छोड़ दी या जगह छोड़ी ना। इम्प्रूव्ड फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, मटेरियल, पीपल। इम्प्रूव्ड फ्लो, हमने केस स्टडी देखी थी हार्ड रॉक कैफे, उसकी मैंने आपको पिक्चर भी दिखाई थी। हार्ड रॉक कैफे में दे मेक श्योर, द ऑपरेशनल मैनेजर ओवर दे मेक श्योर कि इम्प्रूव फ्लो। इम्प्रूव फ्लो कैसे कि जो वेटर के गुजरना है, जिसने उसने गुजरना है, जो कस्टमर्स ने गुजरना है, उनके लिए एम्पल स्पेस हो, जगह हो कि वो खाना लेके सर्व अच्छे तरीके से जाके सर्व कर सके। जितनी कम जगह होगी, जितना कम गुजरने का रास्ता कम होगा, उतनी फंस के लोग गुजरेंगे, उतना खाना वेटर हो सकता है कि वह खाना सर्व करते हुए गिरा दे, गुजरते हुए गिर जाए खाना, वो भी वेस्टेज, वो भी नुकसान। इम्प्रूव्ड एम्प्लॉय मोरल, जितना डिज़ाइन खूबसूरत होगा, जितनी लेआउट स्ट्रैटेजी बेहतर होगी, उतना मोरल भी बेहतर होगा आपके एम्प्लॉयज़ का, वहाँ काम करने वाले लोगों का। तंग जगह पे लोग भी तंग होंगे काम करते हुए। फ्लेक्सिबिलिटी, डिज़ाइन में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप किसी वक्त भी डिज़ाइन चेंज कर सकें। इंटरैक्शन, लेआउट से इंटरैक्शन भी बेहतर होगा कस्टमर का और क्लाइंट का। रेस्टोरेंट है, ज़्यादा जगह होगी कस्टमर के लिए, क्लाइंट के लिए, तो वो एक दूसरे से बात तमीज़ से खड़े होकर बात कर सकेंगे। अगर जगह ही नहीं होगी तो एक दूसरे के ऊपर चढ़े होंगे, फंस के खड़े होंगे, इंटरैक्शन भी ठीक नहीं होगा। A good layout design requires determining the following. एक गुड लेआउट डिज़ाइन के लिए, हम डिज़ाइन अच्छा डिज़ाइन करने के लिए हमें ये सारी चीज़ें डिटर्मिन करनी पड़ती हैं, कैलकुलेट करनी पड़ती हैं कि मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, मैनुअल हैंड ट्रक्स, कन्वेयर्स, क्रेन्स, कैपेसिटी एंड स्पेस रिक्वायरमेंट, environment and aesthetics, windows, height, wall of the offices to facilitate airflow to reduce noise, flows of information, open offices versus dividers, cost of moving materials between work areas. Material handling equipment, trucks, conveyors, cranes. अब अगर हम बात करें प्रोडक्शन की, तो प्रोडक्शन के अंदर क्या है, फैक्ट्री है, मशीनरी लगी हुई, मशीनरी से में चीज़ प्रोड्यूस होती है, प्रोड्यूस होके उसको वेयर हाउस में जाना है। वेयर हाउस में जाने के लिए अगर आपके पास इक्विपमेंट जो है, वो इक्विपमेंट की हम कैलकुलेशन करते हैं कि कितना बड़ा इक्विपमेंट है, उसको कैसे वहाँ से उठा के वहाँ लेके जाना है, और इक्विपमेंट के लिए कितनी स्पेस रिक्वायर्ड है। हमें लेआउट बनाना है ना। लेआउट क्या होता है कि कहाँ मशीन लगानी है, कहाँ ऑफिसेज होंगे, कहाँ आपका वेयर हाउस होगा, कहाँ से आपने जो है लोडिंग होगी, कहाँ पे ऑफ लोडिंग होगी। तो अब अगर आपको पता होगा कि बीच में जो मशीनरी चलनी है या जिस चीज़ से हमने लिफ्ट से, क्रेन से, जैसे भी चीज़ें उठा के हमने रखनी है, उसकी कितने साइज़ की है, उसको हमने डिटर्मिन करना पड़ेगा कि वो मूव कैसे करेगी इन बिटवीन द मशीनरी एंड द वेयर हाउस। कैपेसिटी एंड स्पेस रिक्वायरमेंट, कि आपको कितनी कैपेसिटी चाहिए और स्पेस रिक्वायरमेंट क्या है आपकी मशीनरी की, ऑफिसेज की। एनवायरनमेंट एंड एस्थेटिक्स, कि एक तो ओवरऑल एनवायरनमेंट और एस्थेटिक्स होता है खूबसूरती, कि आपने एक कमरा है, कमरे को आप डिज़ाइन करते हैं, कमरे को आप डिज़ाइन छोटी छोटी रोशनदान रख के भी कर सकते हैं, कमरे को डिज़ाइन आप खूबसूरत सी बड़ी खिड़कियां लगा के भी कर सकते हैं जिससे रोशनी भी ज़्यादा आए, बाहर भी नज़र आए आपको। रोशनदान से रोशनी भी नहीं आएगी, थोड़ी सी हवा आएगी, और उसके अलावा जो है क्या कहते हैं, आपको बंद बंद का घुटन का एहसास होगा। खिड़कियां बड़ी लगाई होंगी आपने, अच्छे शीशे लगाए होंगे, तो आपको बाहर देख के, रोशनी को देख के आपको भी काम करते हुए बेहतर महसूस होगा। ये भी आप स्पेस एनवायरनमेंट कैलकुलेशन भी करते हैं कि कितनी खिड़की लगानी है तो कितनी हाइट होनी चाहिए, दरवाजे की कितनी हाइट होनी चाहिए, विड्थ कितनी होनी चाहिए, और कहाँ पे प्लेस होनी चाहिए, लॉन की तरफ होनी चाहिए या बैकयार्ड की तरफ होनी चाहिए, किस तरफ खिड़की हो। फ्लोज ऑफ इंफॉर्मेशन, अब आपने देखा है कि रिसेंट ईयर्स के अंदर जितने भी आप ऑफिसेस में चले जाएं,
किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में चले जाएं, अब तो गवर्नमेंट ऑफिस में भी ऐसे ही है, या आप किसी भी प्राइवेट कंपनी में, कॉरपोरेशंस में चले जाएं, तो कॉरपोरेशंस में पहले क्या होता था कि हर एम्प्लॉय को उन्होंने एक ऑफिस दिया होता था, बड़े बड़े ऑफिस और दरवाज़ों वाले ऑफिस होते थे। अब उन्होंने ऑफिसेज का कॉन्सेप्ट चेंज हो गया, अब ऑफिसेज के उन्होंने डोर्स ख़त्म कर दिए और मोस्टली जितनी अब अच्छी कंपनीज हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं, कॉरपोरेशंस हैं, उनमें उन्होंने ऑफिसेज ही ख़त्म कर दिए, उन्होंने सिर्फ वर्क स्टेशंस बना दिए। वर्क स्टेशंस का मतलब है कि उन्होंने एक ही हॉल है, उस हॉल के अंदर उन्होंने टेबल चेयर्स और बीच में उन्होंने पार्टीशन लगा के बना दिए और कोई डोर नहीं है उसका, और पार्टीशंस भी इतनी ऊंची नहीं लगाई, पार्टीशंस भी कम है कि मैं अपनी ऑफिस में खड़ा होके मैं साथ वाली जो पार्टीशन है, वर्क स्टेशन है, उससे मैं बात कर सकता हूँ। इससे मेरी इंफॉर्मेशन ओवरफ्लो भी जो है वो रिड्यूस हो गया, या इंफॉर्मेशन फ्लो जो है वो बेहतर हो गया, इम्प्रूव हो गया। वो कैसे कि अब मैंने अगर किसी दूसरे एम्प्लॉय से कोई मैं काम कर रहा हूँ, मुझे कोई मदद चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, मैंने पहले तो था मैं उसे कॉल करूँगा, उसको अपने ऑफिस में बुलाऊँगा, 10-15 मिनट 20 मिनट मेरे उसमें वेस्ट हो जाएंगे। अब ये है कि मैंने उससे जस्ट उसको साथ वाले केबिन में उसको आवाज़ दी, मैंने कहा असलम यार ये ज़रा देखना, ये मुझे लग रहा है कॉस्ट शीट में से ठीक नहीं बनी, इसको ज़रा ठीक करा देना। वो 1 सेकेंड में उठेगा, इधर आ जाएगा, या वैसे ही मुझे बता देगा कि यार इसके अंदर तुमने रेशो देखिए, रेशो तुम चेक करो, रेशो शायद तुमने सही उसके अंदर कैलकुलेट नहीं की, इस वजह से ऐसे आ रहा होगा। तो इम्प्रूव डिज़ाइन, इम्प्रूव लेआउट। फिर कॉस्ट ऑफ मूविंग मटेरियल बिटवीन वर्क एरियाज, रॉ मटेरियल एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन, उसके अंदर मूव करने पे भी कॉस्ट आती है, जितने करीब करीब सेक्शंस हो गए उतनी एफिशिएंटली मूव हो जाएगी। Now coming to the types of layouts: office layout, retail layouts, warehouse layouts, fixed position layouts, process oriented layouts, work cell layouts, product oriented layouts. These are the types of layouts. सबसे पहले हम देखते हैं office layout. Grouping of workers, their equipment and spaces to provide comfort, safety and movement of information. अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दी, वो एग्जांपल आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये वर्क स्टेशंस बने हुए हैं, ओपन हैं, साथ साथ बैठे हुए हैं, एक दूसरे को हेल्प भी कर रहे हैं, एक दूसरे से गपशप भी लगा रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। ग्रुपिंग ऑफ वर्कर्स, देयर इक्विपमेंट, स्पेसेस टू प्रोवाइड कंफर्ट, सेफ्टी एंड मूवमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन। मूवमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन हो रही है एफिशिएंटली, सेफ्टी भी है, कंफर्टेबल चेयर्स हैं, कंफर्टेबल डेस्क्स हैं, एनवायरनमेंट क्लीन है, एनवायरनमेंट खूबसूरत है, लाइटिंग बहुत अच्छी है, स्पेस है। फिर ग्रुप वर्कर्स एक जैसे अगर कुछ फाइनेंस के ऑफिसर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, तो वो एक ही ग्रुप एक ही जगह पे बैठ रहे हैं, ऑडिट के अलग बैठ रहे हैं, प्रोडक्शन के अलग बैठ रहे हैं। Grouping. Movement of information is main distinction, or movement of information is very efficient, so it is most distinctive part of this layout. Typically in state of flux due to frequent technological changes. क्योंकि अब टेक्नोलॉजिकल चेंजेस बहुत रैपिडली हो रही हैं, कंप्यूटर से, लैपटॉप से हम बहुत आगे चीज़ें चलते जा रहे हैं, तो ये हमारे लेआउट डिज़ाइन भी उसी हिसाब से चेंज हो रहे हैं। A tool to use in office layout decisions. अब इस एग्जाम्पल से हम देखते हैं कि ऑफिस लेआउट डिसीजन कितना वाइटल या इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेट्स सपोज ये आप इसके अंदर चार्ट में देखिएगा कि सीईओ है लेफ्ट साइड के ऊपर, सीईओ, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, डिज़ाइनर एरिया, सेक्रेटरी, सेल्स एरिया, सेंट्रल फाइल्स, कंप्यूटर सर्विसेज, कॉपी सेंटर, अकाउंटिंग। और यहाँ पे इसकी की बनी हुई है, की के अंदर वैल्यूज दी हुई हैं AEIOUX। A स्टैंड्स फॉर एब्सोल्युटली नेसेसरी। एब्सोल्युटली नेसेसरी का मतलब ये है कि जो चीज़ इंतहाई ज़रूरी, जैसे हमने अकाउंटिंग कहा तो अकाउंटिंग के लिए वो कहता है सेंट्रल फाइल्स इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट ग्रुप है, अकाउंटिंग ग्रुप है, उसके सेंट्रल फाइल्स हर सूरत चाहिए।
तो इस लेआउट डिज़ाइन के थ्रू हम ये डिफ़ाइन कर सकते हैं, इस टूल के थ्रू हम ये डिफ़ाइन कर सकते हैं कि हमने जो लेआउट बनाना है, लेआउट ऑफिस का बनाना है, उसमें अकाउंटेंट जो है, अकाउंटेंट के जो हमारा सेंट्रल है फाइल एरिया है जहाँ पे तमाम फाइलें पड़ी होती हैं, वो अकाउंटेंट के करीब होनी चाहिए, सो दैट कि उसे कम टाइम लगे फाइल्स को एक्सेस करने में, क्योंकि उसको बार बार एक्सेस करनी है, उसको ज़रूरी फाइल्स चाहिए। इसी तरह हम अगर ये आप चार्ट देखें, नंबर 9 पे अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग के अंदर ये मैट्रिक्स बना हुआ है, इसके अंदर ऊपर देखें सेंट्रल फाइल 6 और 9 का आप रिलेशनशिप देखें तो इट कम्स टू ए, जिसका मतलब एब्सोल्युटली नेसेसरी। अब अगर हम देखते हैं कि अकाउंटिंग और सेल्स, तो अकाउंटिंग और सेल्स का इतना ज़्यादा इंटरेक्शन है ही नहीं, तो उसका मतलब है कि अगर सेल्स डिपार्टमेंट दूर भी होगा, उसको इट्स नॉट डिज़ायरेबल कि अकाउंटिंग और सेल्स दोनों इकट्ठे बैठने चाहिए। इसी तरह सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी को भी अकाउंटेंट ने सर रिपोर्ट ही करनी है, तो ऑर्डिनरी है कि ठीक है करीब हो या दूर हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नाउ अकाउंटिंग का ऊपर हम देखें, यू देखें डिज़ाइनर्स एरिया, तो यू इज़ अनइम्पॉर्टेंट। जहाँ पे आपके प्रोडक्ट डिज़ाइन होना है वहाँ पे अकाउंटेंट उसके, इट इज़ अनइम्पॉर्टेंट कि अकाउंटेंट एरिया उसके पास होना चाहिए, अकाउंटेंट ग्रुप उसके पास बैठे। इसी तरह जो है सीईओ और अकाउंटिंग का आप देखें तो नंबर 9 के ऊपर आप देखें सीईओ और अकाउंटिंग इज़ 0। ओ का मतलब है ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी का मतलब सीईओ जो है उसने चीफ मार्केटिंग या उसने जो है चीफ फाइनेंशियल या अकाउंटिंग ऑफिसर से अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन लेनी है, उसने अकाउंटेंट ग्रुप से नहीं पूछनी, तो उसके लिए डजंट मेक एनी डिफरेंस के चीफ जो है सीईओ के पास अकाउंटिंग का ग्रुप बैठता है या दूर बैठता है। तो इस हम मैट्रिक्स से हम डिफाइन कर सकते हैं रिलेशनशिप्स बिटवीन द एरियाज। Now coming to retail layout. Retail layout क्या होता है? रिटेल क्या होती है? स्टोर, रिटेल स्टोर्स हमने देखते हैं हम। रिटेल स्टोर्स क्या होते हैं? डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं जहाँ पे रिटेल पे चीज़ें मिलती हैं। उसका प्रोसेस क्या है? फैक्ट्री में प्रोड्यूस होती हैं, वो होलसेलर के पास जाती हैं, होलसेलर फिर रिटेलर को बेचता है, रिटेलर फिर आपको कस्टमर्स को बेचता है। Retail layouts as are found in stores, banks and restaurants are based on idea that sales and profitability vary directly with the customer exposure to products. और उसकी एक assumption लेते हैं कि जितना exposure customer का products के साथ ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा sales बढ़ेंगी। Let's suppose मैं एक किसी भी departmental store में जाता हूँ और वहाँ जाके शेल्फ पे मुझे चीज़ें नज़र आती हैं तो मुझे याद आना शुरू हो जाता, ओहो अच्छा ये भी यार चाहिए था, ये भी चाहिए था, ये भी तो चाहिए था, ये भी ख़त्म हो रहा है, अगले महीने ख़त्म हो जाएगा, ये तो मैं पिछले महीने ढूंढ रहा था कहीं से मिल ही नहीं रहा था, चलो यहाँ पड़ा, ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, ये भी। अगर मुझे चीज़ें ही नहीं नज़र आएंगी शेल्फ पे तो मैं ना मुझे याद आएगी, मैं तो क्योंकि लेने, अब मैं स्टोर में एंटर हुआ हूँ, मैं सिर्फ अंडे डबरोटी लेने गया हूँ, अंडे डबरोटी जब मैं ले रहा हूँ तो साथ मुझे मेयोनीज़ का पैक पड़ा नज़र आ गया, मैं कहूँगा हाँ यार मेयोनीज़ भी बस ज़रा सी रह गई ख़त्म होने वाली, ये भी लें, सोया सॉस तो पिछले महीने की ख़त्म है, वो मुझे याद ही नहीं रहता लेनी थी, वो भी लेनी थी, और नमक का पैकेट भी एक चाहिए था। अब लेने से मैं अंडे डबरोटी गया था, सोच के गया था सिर्फ अंडे डबरोटी लेके आनी है, लेकिन मुझे अगली 4 चीज़ें मैंने और इसलिए ले ली क्योंकि मुझे नज़र आ गई और मुझे याद आ गया। Objective is to maximize profitability per square foot of floor space। और ऑब्जेक्टिव क्या? रिटेल आउटलेट लेआउट का, रिटेल लेआउट का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि पर अब की रिटेल आउटलेट है जो उसका टोटल एरिया उसका पर स्क्वायर फीट जो है उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न किया जाए by exposing the customers to as many products as possible। Sales and profitability vary directly with customer exposure। Now strategic decisions and supermarket layout। अब हम supermarket layout की एक एग्जांपल देखते हैं। High draw items like dairy products, meats are located around the periphery of the store। Dairy products आप किसी भी उसमें देखें जो है ये जितने बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं आप उसके अंदर जो बहुत बड़े बड़े, जिस तरह इस्लामाबाद में मेट्रो है, उसके बाद आप देख लें ग्रीन वैली है, कॉस्को है, उसके अलावा
कॉस्मोस है, अल्फाते है, ये सारे, इनमें आप एंटर हो, मेन डोर से एंटर हो तो आपको जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें दूध, मक्खन, मलाई, ये चीज़ें हैं, आप स्पेशली अगर आप मेट्रो जाके देखें, और इसी तरह मीट के प्रोडक्ट्स आपको सबसे आखिर में मिलेंगे, एंड पे। और हाई इम्पल्स एंड हाई मार्जिन आइटम्स, प्रोमिनेंट लोकेशंस आर यूज्ड। हाई इम्पल्स और हाई मार्जिन आइटम्स, हाई इम्पल्स का मतलब है कि जो चीज़ें आमतौर पे नहीं बिकती और उन पे मार्जिन भी ज़्यादा होता है, बिकती भी नहीं, महंगी चीज़ें जो है वो आपको सबसे आगे और प्रोमिनेंट जगहों पे नजर आएंगी। क्योंकि मीट हो गया, आपके डेयरी प्रोडक्ट्स जितने हो गए, ये सारे तो आपकी ज़िंदगी की ज़रूरियात है। दूध आपको चाय के लिए भी चाहिए, दूध पीने के लिए भी ज़रूरी चाहिए, गोश्त जो है वो भी आपने ख़रीदना है। तो ये सबसे उन्होंने एंड पे रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जो भी कस्टमर आएगा उसने ये तो ख़रीदना है, पूरा स्टोर ही घूम के वो दूध लेने जाएगा आखिर में। तो जब स्टोर पूरे घूम के दूध लेने जाएगा तो स्टोर में से जहाँ से वो घूमेगा उसको जो जो चीज़ें नज़र आएंगी वो चीज़ें ख़रीदता जाएगा। Mission of the store is conveyed through careful positioning of lead of department. For instance, positioning the bakery department upon entering the store. अब कुछ डिपार्टमेंट्स की स्ट्रैटेजी है कि जी बेकरी आइटम्स को प्रमोट करना, कुछ की स्ट्रैटेजी है कि बाकी चीज़ों को आपने इम्पोर्ट करना है, बाकी चीज़ों को आपने प्रमोट करना है। सो उनकी स्ट्रैटेजी से, मिशन से पता चल जाता है आप किसी, और मोस्टली ये होता है कि आप स्टोर्स में एंटर होते हैं तो उनकी बेकरी आइटम्स का कॉर्नर सबसे पहले आपको नज़र आता है। वो चीज़ें, अब जैसे बेकरी आइटम्स को आप इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि बेकरी आइटम्स वो चीज़ें हैं जो कि अक्सर कम सेल होती हैं। बेकरी पे जाएंगे तो बेकरी आइटम्स आपको ज़्यादा सेल नज़र आएंगी, लेकिन आप किसी डिपार्टमेंटल स्टोर पे जाएंगे, डिपार्टमेंटल स्टोर के ऊपर मैं बेकरी आइटम्स तो नहीं लेने जाता, मैं तो वहाँ पे डेली यूटिलिटीज़ लेने जाता हूँ। तो इसलिए मैं बेकरी आइटम्स को प्रमोट करता है स्टोर, इसलिए उसको सबसे आगे रखता ताकि वहीं से आप बेकरी आइटम्स भी लेना शुरू कर दें। अब ये जनरल एक स्टोर का लेआउट है, स्टोर का लेआउट है, और ये आप यहाँ से एंटर होते हैं, एंटर होते साथ ही सबसे आपके कोने पे आ जाती है फ़ोटो लैब आ जाती है। फ़ोटो लैब के लिए आप कभी भी डिपार्टमेंटल स्टोर नहीं जाते, आप किसी फ़ोटोग्राफ़र की दुकान ही देखते हैं कि मुझे एक पिक्चर खिंचवानी है, फ़ोटोग्राफ्स डेवलप करानी है। तो उन्होंने इस वजह से इसको सबसे आगे प्रोमिनेंट रखा है ताकि आप वहाँ आएँ तो आपको याद आ जाए कि अच्छा वो तो मुझे फ़ोटोग्राफ भी चाहिए थी, चलो मुझे वहाँ नहीं जाना पड़ेगा, यहीं से फ़ोटोग्राफ भी ले लूँ। डेयरी आइटम्स बिल्कुल एंड के ऊपर है, मीट फिश वाले बिल्कुल राइट कॉर्नर के ऊपर उन्होंने पीछे रखे हुए हैं। सबसे आगे उन्होंने क्या चीज़ें रखी हुई हैं, एक तो चेक स्टैंड्स हैं, चेक स्टैंड्स जहाँ टेल्स होती हैं, जहाँ के ऊपर जहाँ पे आप आके पे करते हैं, उससे आप बाहर निकलते हैं तो वीडियो, फास्ट फूड, प्रोड्यूस, बेकरी, एथनिक, सी फूड, डेली आइटम्स, वॉल ऑफ वैल्यूज़। डेली आइटम्स वो होते हैं जो कि रोज़मर्रा की आपकी चीज़ें, ज़रूरत की चीज़ें, वो सारी हैं। सो ये एक जर्नल लेआउट है किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर का, वो इन कॉन्सेप्ट्स को, इन चीज़ों के थ्रू लेआउट करते हैं किसी भी स्टोर को। रिटेल स्लॉटिंग, ड्यू टू लिमिटेड शेल्फ स्पेस एंड इंक्रीजिंग नंबर ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, मैन्युफैक्चरर्स पे फीस टू रिटेलर्स टू गेट द रिटेलर्स टू डिस्प्ले स्लॉट देयर प्रोडक्ट। रिटेल स्लॉटिंग क्या होती है? शैम्पू है तो अगर लेट्स सपोज 20 शैम्पू कंपनीज हैं, अब मेरे पास जो मेरा वो है डिपार्टमेंटल स्टोर है, उसके पास जो मेरे पास शेल्फ स्पेस है उस पर सिर्फ 15 शैम्पूज आ सकते हैं। तो मैन्युफैक्चरर्स क्या करते हैं, अपने शेल्फ स्पेस खरीद लेते हैं, रिटेलर को पैसे पे करके वो क्या करते हैं, जगह खरीद लेते हैं शेल्फ के ऊपर कि जी इतनी जगह के ऊपर सिर्फ प्रॉक्टर एंड गैम्बल के हेड एंड शोल्डर शैम्पू यहाँ पड़ा होगा, बाकी इतनी जगह पे सनसिल्क होगा, और जो बाकी ब्रांड्स हैं सारे पीछे रहेंगे, ताकि जब कस्टमर आए तो उसको सबसे पहले हेड एंड शोल्डर ही नजर आए, उसे सबसे पहले सनसिल्क ही नजर आए, बाकी शैम्पूज उसको गौर करने पर, ढूंढने पे नजर आए, लेकिन सबसे पहली नजर उसकी हेड एंड शोल्डर पे जानी चाहिए। Retailers can demand up to $25,000 to provide shelf space for a new product, और यूएस के अंदर
$25,000 तक जो है वो शेल्फ स्पेस डिमांड कर लेते हैं जो रिटेलर्स हैं अपने उनको देने के लिए, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं। और पाकिस्तान में इसी तरह 2 लाख 3 लाख रुपए का शेल्फ एक सेल होता है। शेल्फ स्पेस आप एक टाइम के लिए अपने मैन्युफैक्चरर को देते हैं तो वो खुद ही अपनी ब्रांडिंग भी करते हैं, वहाँ पोस्टर लगाते हैं और अपनी वहाँ प्रोडक्ट सामने डिस्प्ले करते हैं। स्मॉल कंपनीज कंप्लेन अबाउट देयर अनफेयर कंपटीशन, और स्मॉल कंपनीज जो हैं डेफिनेटली अनफेयर कंपटीशन है क्योंकि शेल्फ स्पेस उनको नहीं मिलती। Walmart is one of the few major retailers that does not demand slotting fees, and Walmart एक मेजर बड़ा यूएस का रिटेलर है जो कि स्लॉटिंग फीस नहीं लेता, वो तमाम प्रोडक्ट्स को इक्वल शेल्फ स्पेस प्रोवाइड करता। Retail store shelf spacing, planogram. Planogram is basically a computer software which can generate plan for displaying merchandise on the shelves of a supermarket. Planogram कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जिससे क्या करते हैं कि आप अपनी शेल्फ स्पेस एलोकेशन करते हैं। अब मैनुअली तो आपने लेट्स सपोज आपने कहा जी ये पूरी लाइन, इसमें इस लाइन, ये पूरी जो लाइन है इसके अंदर से शैम्पूज और सोप्स होंगे, लेकिन अब शैम्पूज और सोप्स को वहाँ पे इंडिविजुअली अपने खोल के लगाने में और उसकी शेल्फ स्पेस डिवाइड करने में टाइम लगता है। और सिंस आपने साथ कस्टमर्स परचेजिंग भी कर रहे होते हैं, आप वहाँ पे उसको शेल्फ्स भी फिल अप कर रहे होते हैं, तो उससे अक्यास सिचुएशन भी हो सकती है। तो इट्स बेटर कि यू यूज़ दैट सॉफ्टवेयर। प्लानोग्राम रिटेलर्स यूज़ करते हैं, उसमें ऑलरेडी वो डिफाइन करते हैं कि इतने शेल्फ स्पेस में इतने शैम्पू ये आ जाएंगे, इतने ये आ जाएंगे, इतने ये आ जाएंगे, बस फिर वो उतने ही शैम्पूज वो उठा के ले जाते हैं वहाँ पर रख देते हैं। कंप्यूटराइज्ड टूल फॉर शॉप स्पेस मैनेजमेंट, प्लानोग्राम, जनरेटेड फ्रॉम स्टोर स्कैनर डेटा ऑन सेल्स ऑफन सप्लाइड बाय मैन्युफैक्चरर। अब प्लानोग्राम क्या करता है कि इंटीग्रेटेड होता है विद कंप्यूटर्स जो इनका स्कैनर्स होते हैं, जो सेल स्कैनर्स होते हैं। स्केल स्कैनर्स क्या होते हैं कि कस्टमर जब पे करने के लिए जाता है अपनी चीज़ें उठा के, तो वहाँ पे वो स्कैनर लगा होता है, उसके सामने से गुजारते जाते हैं तो उतनी वो बिल बनता जाता है और ऑटोमेटिकली उनके कंप्यूटर में उनकी जो इन्वेंट्री है वो कम होती रहती है और वो शेल्फ स्पेस भी उस हिसाब से कम होती रहती है। और वो उनको बैक ऑफिस में पता चल जाता है कि अब इस शेल्फ के ऊपर 2 शैम्पू कम हो गए, अब 3 शैम्पू कम हो गए, तो 3 शैम्पू जाकर उठा के उधर रख देंगे, रादर दैन कि शैम्पू का पूरा डब्बा ले जाएं और वहाँ पे शैम्पू एक भी ना बिका हो। Service space, the physical surrounding in which a service takes place and how they affect customers and employees. Service space क्या होती है? ये तो हमने बात की मैन्युफैक्चरिंग की, बात की हमने कहा मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स, अब सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। तो सर्विस स्पेस जो है फिजिकल सराउंडिंग इन विच सर्विस टेक्स प्लेस, जहाँ पे सर्विस प्रोवाइड की जाती है, हाउ वो कस्टमर्स को और एम्प्लॉयज़ को कैसे अफेक्ट करती है। एम्बियंस कंडीशन सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। एम्बियंस क्या होती है? लाइटिंग, वहाँ की सराउंडिंग में लाइट्स कैसी लगी हुई, बहुत तेज़ लाइट्स लगी हुई, बहुत कम लाइट है, अच्छी सी मज़े की, बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं, बहुत कम भी लाइट नहीं है, स्ट्रेस नहीं पड़ रहा। बैकग्राउंड कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज लाइटिंग, म्यूजिक, साउंड, टेम्परेचर और स्मेल। आपने नोटिस किया होगा, आप किसी अच्छी शॉप पे जाएं तो वहाँ पे एसी चल रहा होता है, एक तो शॉप ठंडी होती है, फिर हल्का सा म्यूज़िक उन्होंने लगाया होता है, बिल्कुल स्लो सा लाइट सा म्यूज़िक, और फिर उन्होंने वहाँ पे जो स्मेल है वो बड़ी अच्छी सी आपको लेवेंडर की स्मेल आ रही होती है, वो उन्होंने परफ्यूम वहाँ पे स्प्रेज किए होते हैं। आपको शॉप में एंटर होके अच्छा लगता है, आप उस शॉप में बार बार जाना चाहेंगे। स्पेशल लेआउट एंड फंक्शनैलिटी विच इन्वॉल्व्स कस्टमर सर्कुलेशन, पाथ प्लानिंग, आयल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रोडक्ट ग्रुपिंग। गुजरने की जगह, अब आप किसी शॉप में जाते हैं, वहाँ पे आपके पास कितनी जगह है, प्रोडक्ट ग्रुप्स क्या कैसे हैं, ये सिर्फ शैम्पूज़ का रैक है, ये सिर्फ सोप्स का रैक है, ये सिर्फ डिटर्जेंट्स का रैक है, और आपको जो भी बीच में से ख़रीदना है, शैम्पू ख़रीदना है तो आप इस रैक के सामने चले जाएंगे। फिर गुजरने की जगह कितनी एम्पल स्पेस है।
Signs, symbols and artifacts, characteristics of building design that carry social significance. और फिर वहाँ पे आप शॉप के अंदर देखें तो उन्होंने अपनी हिस्ट्री डिपेक्ट की होती है कई दफ़ा कि ये शॉप कब 18 सम सेंचुरी में या 19 सेंचुरी में शॉप बनी, फर्स्ट ओनर कौन था उसकी फ़ोटोग्राफ लगी, सेकंड ओनर की फ़ोटोग्राफ लगी है, फिर कौन कौन डिग्नेटरीज इस शॉप पे आते हैं और उनकी उन्होंने फ़ोटोग्राफ्स, ग्रुप फ़ोटोग्राफ्स इस तरह लगाई हुई होती हैं। तो एक वैल्यू क्रिएशन भी हो रही होती है साथ साथ उस शॉप की। या अपने ट्रेडिशनल के हम इस शॉप, अगर वॉचेस की शॉप है तो पहली वॉच कब बनी थी, कैसे बनी थी, उसकी हिस्ट्री, और उसके बाद हमारे मॉडल्स कौन कौन से थे, हमारा मिलेनियम मॉडल कौन सा था। इस तरह से जो है एक वैल्यू, सिग्निफिकेंट सिंबल्स एंड आर्टिफैक्ट्स के थ्रू आप अपनी वैल्यू क्रिएशन कर रहे होते हैं। वेयर हाउसिंग एंड स्टोरेज लेआउट। वेयर हाउसिंग एंड स्टोरेज, पहले हमने बात की थी रिटेलिंग की, पहले हमने बात की थी ऑफिस स्पेस की, फिर हमने बात की सर्विस स्पेस की। अब हम बात करें वेयर हाउसिंग एंड स्टोरेज की, कि हमने प्रोड्यूस करके उसको कहीं पे रखना, मैन्युफैक्चर किया, हमने शैम्पूज बनाए, शैम्पूज को कहीं रखेंगे भी तो ताकि वो एक्सपायर ना हो, फिर उसके बाद रिटेलिंग में जाएंगे, स्टोरेज करेंगे। ऑब्जेक्टिव इज टू ऑप्टिमाइज ट्रेड ऑफ्स बिटवीन हैंडलिंग कॉस्ट एंड कॉस्ट एसोसिएटेड वेयर हाउस स्पेस। तो इसका वेयर हाउसिंग का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हैंडलिंग कॉस्ट क्या होती है, उठा के रखना शैम्पूज और उठा के वापस गाड़ी में रखना, ये प्लस जो स्पेस की कॉस्ट है, ये कॉस्ट मिनिमाइज होनी चाहिए, ऑप्टिमाइज हो। मैक्सिमाइज द टोटल क्यूब ऑफ द वेयर हाउस, यूटिलाइज इट्स फुल वॉल्यूम व्हाइल मेंटेनिंग लो मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, मिनिमाइज डैमेज एंड स्पॉइलेज। और ये कैसे करते हैं, ये क्या करते हैं, आप शेल्फ्स बना देते हैं, ऊंचे ऊंचे शेल्फ्स बना देते हैं ताकि जो आपकी स्पेस है वो अच्छी तरह से यूटिलाइज हो। छत तक ऊंचे ऊंचे शेल्फ बना के उसके अंदर स्टैक करते जाते हैं ताकि चीज़ गिरे भी ना, टूटे भी ना, और उसके बाद आपकी स्पेस भी यूटिलाइज हो। ये ना हो कि आपने 4 डब्बे इधर रख दिए, उसके ऊपर जगह पूरी छत तक खाली है, आप उसी जगह में 3 स्टैक्स ऊपर बना सकते हैं, लेकिन अगर चीज़ों के ऊपर चीज़ें रखेंगे, चीज़ें टूटेंगी, ख़राब होंगी, तो आप रैक्स बना के रैक्स में रख देते हैं चीज़ें। ऑटोमेटेड स्टोरेज एंड रिट्रीवल सिस्टम्स कैन सिग्निफिकेंटली इंप्रूव वेयर हाउस प्रोडक्टिविटी। ऑटोमेटेड स्टोरेज एंड रिट्रीवल सिस्टम, ASRS, ये जर्मनी की एक कंपनी है वोक्सवैगन, उसकी ये पिक्चर है। उन्होंने क्या किया हुआ है कि उनकी फैक्ट्री है, फैक्ट्री में डिफरेंट मॉडल्स बनते हैं, वोक्सवैगन कार के डिफरेंट मॉडल्स बनते हैं, और वो क्या करते हैं, मॉडल्स बनते हैं, उसके बाद ना उन्होंने एक बहुत ह्यूज, उन्होंने मल्टी स्टोरीड उन्होंने एक वो बिल्डिंग बनाई हुई है, उसके अंदर उन्होंने पार्किंग बेस बनाए हुए, पार्किंग बनाई हुई है। वो गाड़ी क्या उसके अंदर ऑटोमेटिक है, वो गाड़ी मैन्युफैक्चर करते हैं, वो उसके अंदर जो उनके जो नीचे लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर गाड़ी को खड़ी करते हैं, ऑटोमेटिकली लिफ्ट उठाती है, जाके जो खाली पार्किंग है उसमें खड़ी कर देती है, दूसरी उठाती है एक और में। इसी तरह जापान के अंदर भी कार पार्किंग्स इस तरह है कि आपने गाड़ी जाके नीचे बे पे पार्क की, वो उठाएगी गाड़ी ले जाके, हो सकता है कि 110वें फ्लोर पे या 100 या 70वें फ्लोर के ऊपर जाके पार्किंग स्पेस खाली है, वहाँ पे वो गाड़ी खड़ी कर दी उसने, और आप चले गए जहाँ भी अपने जो काम जाना है। आप जब वापस आएंगे, आपने आके नीचे कंप्यूटर में अपनी गाड़ी का नंबर एंटर किया, तो वो ऑटोमेटिकली जहाँ पे गाड़ियों की लिफ्ट जाती है वहाँ से गाड़ी दोबारा उठाएगी, उठा के नीचे ला के आपको गाड़ी दे देगी, आप गाड़ी में बैठे चले जाए। इसी तरह उन्होंने वोक्सवैगन ने भी किया हुआ है, जितनी गाड़ी मैन्युफैक्चर करते हैं उसी तरह पार्किंग स्पेसेस के अंदर वो स्टैक अप करते जाते हैं, और वो 110 स्टोरीज बिल्डिंग है, 110 फ्लोर्स हैं उसके, और वहाँ पे जब उनको जितनी गाड़ियाँ उनको रिक्वायर्ड होती हैं फॉर सेल, उतनी गाड़ियाँ वो बाहर वो उसको कंप्यूटर के अंदर एंटर करते हैं गाड़ियों का कि जी इतनी ये चाहिए, वो सारी गाड़ियाँ ऑटोमेटिकली लिफ्ट जाती है, वहाँ से उठाती है गाड़ी, निकाल के बाहर ले आती है, नीचे ला के आपको गाड़ी दे देती है। Random stocking typically requires automatic identification systems and effective information system allows more efficient use of space. Dedicated stocking होती है, एक के ऊपर एक स्टॉक करते जाते हैं गाड़ियाँ शेल्फ्स के अंदर। क्रॉस डॉकिंग, वेयर हाउसिंग का एक और कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं क्रॉस डॉकिंग। Materials are moved directly from receiving to shipping and not placed in storage in the warehouse. अब क्या वेयर हाउस का क्या कॉन्सेप्ट है? वेयर हाउस का कॉन्सेप्ट ये कि जी हमने गाड़ियाँ 50 गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर कर ली, जाके वेयर हाउस में खड़ी कर दी।
अब जैसे जैसे गाड़ियाँ ये डिमांड आती जाएगी वैसे वैसे गाड़ियाँ वेयर हाउस से निकाल के हम रिटेलर को भेजते जाएंगे। क्रॉस डॉकिंग क्या होती है? एक जगह आप बना लेते हैं, उसके एक कोने के ऊपर आपने इनबाउंड खड़ा कर दिया, एक में आउटबाउंड। आपने इनबाउंड क्या होता है कि जो फैक्ट्री से निकल के आपके पास आ रहा है, गाड़ी आ रही है या सामान आ रहा है, क्रेट्स आ रहे हैं, और दूसरी तरफ जो ट्रक खड़ा है आप उसको सिंक्रोनाइज कर लेते हैं ना। इतनी गाड़ियां प्रोड्यूस हुई और इतनी गाड़ियां आपकी डिमांड है, वो वहां से निकालते हैं और बीच में से एक दरवाजे से आपने गाड़ी उतारी, दूसरे दरवाजे से आपने दूसरे ट्रक में लोड कर दी और एक ट्रक खाली, वो दूसरा ट्रक चल पड़ा। रिक्वायर्स टाइट स्केजुलिंग, बहुत टाइट इसमें स्केड्यूल करना पड़ता है। एक्यूरेट शिपमेंट, बार कोड, RFID आइडेंटिफिकेशन यूज टू एडवांस शिपमेंट नोटिफिकेशंस एज मटेरियल्स आर अनलोडेड। Customizing, value added activities performed at the warehouse. Warehouse assembly jobs are common nowadays, enable low cost and rapid response strategies. Assembly of components, loading, software repairs, customized labeling and packaging. Value added activities performed at the warehouse क्या हो सकती हैं? Customizing हो सकती है। Assembly jobs are common, enable low cost and rapid response strategies, जिसमें कि असेंबली ऑफ कंपोनेंट्स, लोडिंग ऑफ सॉफ्टवेयर, रिपेयर्स, कस्टमाइज, लेबलिंग एंड पैकेजिंग। लैपटॉप्स मैन्युफैक्चर किए, लेट्स सपोज हम कहते हैं कि जी डेल कंपनी है, डेल ने लैपटॉप बना के मैन्युफैक्चर करके वेयर हाउस में पहुंचा दी। अब एक कस्टमर का ऑर्डर आता है, वो कहता है कि जी जो मेरा लैपटॉप है उसके अंदर विंडोज़ की बजाय मैकिन्टॉश चाहिए, मुझे एप्पल का सॉफ्टवेयर है जो है उनका ऑपरेटिंग सिस्टम मैकिन्टॉश है, या उबंटू चाहिए। तो वो अब वेयर हाउस में ही वो सॉफ्टवेयर उन्होंने इंस्टॉल किया और कस्टमर को पैक किया और भेज दिया। कस्टमर एक और ऑर्डर आता है कि जी जो मेरा जो लैपटॉप है डेल का, उसके ऊपर ब्लू स्टिकर चाहिए, मुझे रेड ब्लू स्टिकर चाहिए। वो मैन्युफैक्चर्ड उनके पास पड़े हैं, उन्होंने ब्लू स्टिकर लगाया, उसको पैक किया। एक और का ऑर्डर आया कि जी जो मेरी पैकेजिंग है वो उसमें एंटी स्टैटिक पेपर में पैकेजिंग होनी चाहिए, तो एंटी स्टैटिक पेपर में उन्होंने पैक किया, पैक करके उसको भेज दिया। सो वेयर हाउस कैन ऑल्सो फंक्शन एज अ कस्टमाइजिंग डिपार्टमेंट एज वेल। वैल्यू एडिशन भी एक्टिविटीज भी हो सकती हैं वेयर हाउस में। अब वेयर हाउस का लेआउट कैसे होना चाहिए? ट्रेडिशनल जो आमतौर पे होते हैं वेयर हाउस के लेआउट्स होते हैं, जिसमें एक तरफ कस्टमाइजेशन डिपार्टमेंट है, एक तरफ वेयर हाउस का ऑफिस होता है, उसके बाद शिपमेंट एंड रिसीविंग डॉक्स होते हैं। ये शिपमेंट और रिसीविंग डॉक्स नीचे से देखें, यहाँ पे आकर ट्रक खड़ा होगा, वहाँ सामान उतरेगा, उतर के जाएगा अंदर। रैक्स, बड़े बड़े रैक, लोहे के रैक बने होते हैं, जहाँ सामान निकालते हैं, रैक में रखते जाते हैं, स्टैक करते जाते हैं। नाउ इसमें आपने एक चीज आइडेंटिफाई की कि सामान जहां से हम आके शिपमेंट उतर रही है, वहीं से हम सामान को दोबारा चढ़ा रहे हैं। सामान इस तरफ से आता है, लेट्स सपोज अगर राइट से यहाँ से हम देखें कि जी ये ट्रक आया, उसने अनलोड किया, दरमियान में वो हैं, इस तरफ हैं सारे के सारे रैक्स हैं, रैक के अंदर सामान रख दिया, एक और ट्रक आके खड़ा हुआ, दोबारा रैक से उतारा और आपने इसको दोबारा उसको चढ़ा दिया, उसके अंदर ट्रक में लोड किया और फिर चला गया वेयर हाउस से। क्रॉस डॉकिंग लेआउट क्या होता है कि एक तरफ से आपने सामान उतारा, शेल्फ पे रखा, दूसरी तरफ से ट्रक आके अब दूसरी तरफ खड़ा होगा और यहां से सामान दोबारा उतारा, अगले उसमें रख दिया, रादर देन ब्रिंगिंग इट टू द सेम साइट। उससे क्या होता है, हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। नाउ कमिंग टू फिक्स पोजिशन लेआउट्स, product remains in one place, workers and equipments come to the site. It is a very new concept. जिस तरह हमने कहा कार की असेंबली लाइन की हमने बड़ी दफ़ा एग्जांपल डिस्कस की कि जी कार कैसे असेंबल होती है, कि उसकी असेंबली लाइन होती है, उसके ऊपर पहले लाके चेजेस रखते हैं, पार्ट्स जोड़ते हैं, फिर उसके बाद इंजन फिट करते हैं, फिर उसके बाद हम कहते हैं डैशबोर्ड फिट करते हैं और एंड के ऊपर गाड़ी पेंट शेंट होकर तैयार होकर बाहर निकल जाती है। अब हम कहते हैं कि जी चेजेस वहीं पड़ा है, इंजन वाले भी वहीं लाके इंजन फिट करके जाएंगे, काम ख़त्म किया उसके बाद आएंगे डैशबोर्ड वाले फिट करने आ जाएंगे, और उसके पहले पेंट वाले आ जाते हैं, फिर उसके बाद टायर लगाने आ जाते हैं, सस्पेंशन लगाने, वो सारे उस जगह आ जाते हैं। दिस इज कॉल्ड फिक्स पोजीशन लेआउट।
Preferred where the size of the job is bulky and heavy. Example of such type of layout is locomotives. अब जैसे ट्रेन का इंजन है, ट्रेन का इंजन आपने बनाना है तो वो असेंबली लाइन पे तो नहीं चल सकता, इतना हैवी इंजन, या आपने जहाज, एरोप्लेन है, बोइंग है, एयरबस कंपनी है, वो जहाज कैसे बनाती है, वो डिफरेंट पार्ट्स मैन्युफैक्चर करके एक जगह पे पार्ट ले आते हैं और उसको वहाँ खड़ा करके जोड़ देते हैं। इन ट्रेन का इंजन भी ऐसी होता है। कार की तरह नहीं होता कि एक आपने कार शुरू की, आधी चीज़ें यहाँ जोड़ी, आधी उसको आगे लेके, उससे आगे लेके, उससे आगे लेके। वैगन बिल्डिंग, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर्स क्या हैं? लिमिटेड स्पेस एट साइज, जगह कम होती है। डिफरेंट मटीरियल रिक्वायर्ड एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द प्रोडक्ट, डिफरेंट मटीरियल्स। अब जहाज़ बना रहे हैं तो एक स्टेज पे आपको उसको जहाज़ के पर चाहिए, एक स्टेज पे जहाज़ के लैंडिंग गियर्स चाहिए, एक स्पेस पे उसके टायर्स चाहिए, एक स्पेस पे उसकी एक स्टेज पे उसकी नोज़ चाहिए, और उसको वहीं पे लाके मैन्युफैक्चर करें। वॉल्यूम मटेरियल नीडेड इज़ डायनामिक, और जो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल वो डायनामिकली चेंज होता रहता है। कभी वॉल्यूम आपको मटेरियल ज़्यादा चाहिए, कभी कम मटेरियल चाहिए। Another type of layout is process oriented layout. Similar machines and equipment are grouped together. एक जैसी machines और equipment को हम इकट्ठा कर देते हैं। Flexible and capable of handling a wide variety of product services. Scheduling can be difficult and setup, material handling and labor cost can be high. Process oriented layout. Machines and equipment can be grouped together. कभी आपने देखा है किसी घर की या किसी बिल्डिंग की छत डलते हुए, रूफ? पाकिस्तान में तो यूजुअली इट्स अ बिग इवेंट, कोई घर बना रहा होता है जी, घर की छत इज़ एन इवेंट, क्योंकि इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव घर बनाना। और फिर छत डलने वाली एक स्टेज होती है जिसपे हम कहते हैं कि जी घर इतने % और कंप्लीट हो गया, छत भी, पहली छत डल गई जी, दूसरी डल गई, तीसरी डल गई, जी छत डल गई, सिर्फ फिनिशिंग द काम रह गया। सो जब छत डल रही होती है, इट इज़ अ प्रोसेस ओरिएंटेड लेआउट होता है उसका। प्रोसेस ओरिएंटेड क्यों होता है? कैसे होता है कि जी एक ही जगह पे छत डलनी है, वहीं पे पहले आएंगे सरिये वाले, आएंगे सरिये वाले, सबसे पहले तो आएंगे शटरिंग वाले, शटरिंग वाले आएंगे, उन्होंने सारी उधर शटरिंग बांध दी, शटरिंग लगा दी। फिर सरिये वाले आएंगे, सरिया बांध दिया उन्होंने, सरिया बांध दिया। उसके बाद आएंगे इलेक्ट्रिसिटी वाले, आएंगे बिजली वाले आएंगे, वो आके उसी के अंदर वो लगा देंगे वायरिंग के लिए, पाइपें शाइपें साइड डाल दी। फिर उसके बाद आएगा प्लम्बर आएगा, वो उसके अंदर छत के अंदर जो है रेन वाटर, उसके लिए वो होल्स और उसके लिए वो अपनी पाइपिंग शाइपिंग करेगा। उसके बाद फिर कंक्रीट वाले आएंगे, कंक्रीट उसके अंदर भरेंगे तो छत जल जाती है। दैट इज़ वन काइंड ऑफ प्रोसेस ओरिएंटेड लेआउट, जिसके अंदर सारे के सारे बारी बारी वहाँ पे आते हैं। सिमिलर मशीन्स एंड इक्विपमेंट आर ग्रुप टुगेदर, कि एक जैसी मशीन्स उन्होंने ले आए, ला के। अब हमने इससे पहले जो पढ़ा था जिसमें हमने फिक्स पोजीशन देखा था, फिक्स पोजीशन में तो ये है कि फिक्स पोजीशन में तो ये है कि जिसमें हमने देखा, बात की थी कि जी जहाज़ के पर कोई और बना रहा है, जो है क्या नाम है, जहाज़ के पर कोई और बना रहा है, जहाज़ के टायर कोई और लगा रहा है, इसी तरह वो सारे अलग अलग टीम्स थी। इसके अंदर जो प्रोसेस ओरिएंटेड है, आप छत के अंदर कंक्रीट वाली जो टीम्स हैं वो 3-4 टीम्स होती हैं, 4 किस्म के ग्रुप्स होते हैं, जो कि क्योंकि इट्स अ बिग थिंग, बहुत बड़ी छत एक डल रही है, घर की, पूरे घर की छत डल रही है, तो वो 4 लोग अलग अलग पोर्शंस में छत के ऊपर ग्रुप्स काम कर रहे होते हैं, और वो एक ही काम कर रहे होते हैं एक वक्त में। एक वक्त में जब वो इलेक्ट्रिसिटी की वो डल रही थी, पाइपिंग डल रही थी, वो एक ही ग्रुप काम कर रहा था। सिमिलर काइंड ऑफ ग्रुप्स थे, और इक्विपमेंट भी सिमिलर इक्विपमेंट यूज हो रहा था हर जगह पे। So that is called process oriented layout. इसी तरह हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के अंदर क्या हम करते हैं कि पेशेंट को मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब वहाँ पे क्या हो रहा है कि अ पेशेंट कम्स इन, पेशेंट ए जिसकी टांग टूटी हुई है, सबसे पहले वो कहाँ पे आता है? ER में आता है, इमरजेंसी रूम में आता है। इमरजेंसी रूम ER ट्रायज रूम में आ जाता है, वहाँ पे आता है तो वो उसको डायग्नोस करते हैं, चेक करते हैं जिसकी टांग टूटी। वो कहते हैं जी पहले इसका रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में भेजो, उसका एक्सरे करें। रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट जाता है, एक्सरे करता है,
वो एक्सरे करके बताते हैं कि इसकी टांग टूटी हुई है, टांग जुड़ने वाली है, तो उसके बाद वो सर्जरी में भेज देते हैं। सर्जरी में जाता है, सर्जरी में उसकी टांग की सर्जरी होती है, वहाँ से फिर इमरजेंसी रूम में आ जाता है, इमरजेंसी बेड पे आ जाता है। वहाँ पे अगर उसकी तबीयत बहाल 1-2 दिन रहता है इमरजेंसी रूम में, तबीयत ठीक हो जाती है और उसकी टांग वो जो है वो सही तरह से उसके प्लास्टर लग जाता है और उसकी सर्जरी ठीक हो जाती है। फिर वो उसको दवाइयाँ दे के बिलिंग, उसका बिल पकड़ाते हैं और उसको घर भेज देते हैं। एक और पेशेंट आता है जिसको हार्ट अटैक या पेस मेकर लगा हुआ है, वो इमरजेंसी रूम में आता है, उसको सीधा सर्जरी में भेज देते हैं क्योंकि वो क्रिटिकल पेशेंट है, उसको फ़ौरन सर्जरी की ज़रूरत है। सर्जरी के बाद वो आ जाता है, या तो सर्जरी के बाद वो आएगा, दवाइयाँ लेगा अपनी, और उसके बाद इमरजेंसी रूम में, और इमरजेंसी रूम से फिर उसको एग्जिट कर देंगे। सो दिस इज़ एक प्रोसेस है जो कि प्रोसेस को फॉलो करना है। जैसे कि छत पे हमने बताया ना, छत डालनी है, छत के अंदर पहले ये ग्रुप काम करेगा, फिर ये ग्रुप काम करेगा, फिर ये ग्रुप करेगा, फिर ये ग्रुप करेगा, और ये प्रोसेस कंप्लीट होगा। इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस लेआउट है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस लेआउट में एक डिपार्टमेंट लेथ डिपार्टमेंट है, एक मिलिंग है, एक ड्रिलिंग डिपार्टमेंट है, एक ग्राइंडिंग है, पेंटिंग है, रिसीवर एंड शिपिंग है, और एक असेंबली डिपार्टमेंट है। अब मैन्युफैक्चरिंग में सबसे पहले लेथ वालों ने उस पर काम करना है, मिलिंग वालों ने फिर ड्रिल करना है, फिर ग्राइंडिंग, उसके बाद पेंट होगा, फिर उसके बाद असेंबली में आएगा, फिर शिप के लिए उसको वेयर हाउस में चला जाएगा, शिप हो जाएगा। तो ये देखिए, सबसे पहले तो आपके पास रॉ मटेरियल आया, रिसीव किया आपने रॉ मटेरियल और लेथ डिपार्टमेंट में चला गया, लेथ डिपार्टमेंट में उस पर काम हुआ, फिर मिलिंग डिपार्टमेंट में चला गया, उस पर काम हुआ, वहाँ से ड्रिलिंग में गया, ड्रिलिंग से ग्राइंडिंग में आ गया, ग्राइंडिंग से फिर वो पेंटिंग डिपार्टमेंट में गया, वहाँ से असेंबली में गया, असेंबली से फिर वो असेंबल होके वो जो भी प्रोडक्ट था वो आपका वेयर हाउस में चला जाएगा। एक और प्रोडक्ट है, उसकी भी इस तरह से, उसकी भी आप डायग्राम देखें तो इस तरह से आप उसमें देख सकते हैं कि वो, और फिर क्योंकि लेथ डिपार्टमेंट में ये उसके अंदर इतनी मशीनरीज हैं, तो एक वक्त में साइमल्टेनियसली मैनी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं जो कि लेथ से मिलिंग में जा रहे हैं, कोई ड्रिलिंग में जा रहा है, फिर कोई ग्राइंडिंग में आ रहा है, कोई पेंट में जा रहा है, फिर असेंबली में जा रहे हैं। अरेंज वर्क सेंटर्स सो एज टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ मटीरियल हैंडलिंग। अब प्रोसेस ओरिएंटेड लेआउट का फ़ायदा क्या है, हम इसे करते क्या हैं? हम वर्क सेंटर्स हैं, ये देखें, जैसे हमने बताया कि लेथ डिपार्टमेंट एक वर्क सेंटर है, मिलिंग एक वर्क सेंटर है, ड्रिलिंग एक वर्क सेंटर है। इसी तरह हमने इससे पिछली एग्जांपल में देखा, सर्जरी एक वर्क सेंटर है, रेडियोलॉजी एक वर्क सेंटर है, ईआर रूम एक और वर्क सेंटर है। तो हम इन सारे वर्क सेंटर्स को हम क्या करते हैं, अरेंज इस तरह से करते हैं कि कॉस्ट हमारी मिनिमाइज हो हैंडलिंग की। ठीक है, basic cost elements are number of loads moving between centers and distance loads move between centers। और ये हमारे पास एक इक्वेशन है जिसके थ्रू हम अपनी कॉस्ट मिनिमाइज करते हैं। हम इक्वेशन को देखें तो n इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वर्क सेंटर्स, जितने वर्क सेंटर्स हैं या डिपार्टमेंट्स हैं, I और J इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स, एक डिपार्टमेंट I है, एक J है, हम इस वक्त दो डिपार्टमेंट्स की बात करें तो नंबर ऑफ लोड्स मूव फ्रॉम डिपार्टमेंट I टू J और कॉस्ट ऑफ टू मूव अ लोड बिटवीन डिपार्टमेंट I टू J। एक तो है कि नंबर ऑफ यूनिट्स कितने I से J में गए और कॉस्ट कितनी आई उसके ऊपर I से J में भेजने की। इसकी हम एक एग्जांपल देखते हैं। अरेंज 6 डिपार्टमेंट्स इन अ फैक्ट्री, एक फैक्ट्री जिसमें 6 डिपार्टमेंट है। टू मिनिमाइज द हैंडलिंग कॉस्ट, ईच डिपार्टमेंट इज 20 फुट बाय 20 फुट, 20 बाय 20 फुट के 6 डिपार्टमेंट्स हैं और टोटल 60 फुट की लंबी बिल्डिंग है और 40 फुट वाइड है। तो इसका एक हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट अ फ्रॉम टू मैट्रिक्स, डिटरमिन स्पेस रिक्वायरमेंट्स, इन डेवलप एन इनिशियल स्कीमेटिक डायग्राम, डेवलप द कॉस्ट ऑफ दिस लेआउट, ट्राई टू इम्प्रूव द लेआउट, प्रिपेयर अ डिटेल्ड प्लान। दिस इज, ये जो 6 पॉइंट्स हैं ये प्रोसीजर है टू परफॉर्म अ प्रोसेस लेआउट। अभी हमने कहा कि जी हमने एक फैक्ट्री है जिसमें 6 डिपार्टमेंट है, असेंबली डिपार्टमेंट है, पेंटिंग है, मशीन शॉप है, रिसीविंग है, शिपिंग है, टेस्टिंग डिपार्टमेंट है। और उन्होंने कहा जी 20 फुट बाय 20 फुट जगह चाहिए इन 6 के 6 डिपार्टमेंट्स को। टोटल हमारे पास जगह थी 60 फुट बाय 40 फुट। और सबसे इसका प्रोसेस क्या है, सबसे पहले असेंबली में आएगा, पेंटिंग में जाएगा, मशीन, टेस्टिंग, शिपिंग और फिर रिसीविंग में। और अब हमारे पास लोड दिए हुए,
कि जी असेंबली डिपार्टमेंट, असेंबली में आएगा सबसे पहले तो जाएगा पेंट में 50 का लोड है, 50 यूनिट्स का लोड है। मशीन में 100 और 30 का है, जो उसके बाद रिसीविंग है, शिपिंग है और टेस्टिंग के अंदर हमारे पास ये सारे लोड्स दिए हुए हैं, कितने नंबर ऑफ यूनिट्स हैं प्रोड्यूस हो रहे हैं। इसकी अगर आप इंटर डिपार्टमेंटल फ्लो ग्राफ बनाते हैं तो वो इस तरह से बनेगा कि जी असेंबली में सबसे पहले आया, उसमें 100 यूनिट्स जो थे मशीन शॉप, इसी को देखें ना, इसी डायग्राम को हमने फर्दर ट्रांसलेट किया। असेंबली और मशीन को देखें, असेंबली से 100 मशीन में गए, 50 पेंट में गए, पेंट से 30 मशीन में गए, असेंबली से 20 गए टेस्टिंग में, पेंट से 10 गए शिपिंग में, मशीन से 20 गए रिसीविंग में, पेंट से 50 गए रिसीविंग में, शिपिंग से 50 गए रिसीविंग में। नाउ अगर हम इस सारी डायग्राम को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, इसकी अगर हम डायग्राम को थोड़ा सा हम चेंज करें तो हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। द कॉस्ट ऑफ मूविंग वन लोड बिटवीन एडजेसेंट डिपार्टमेंट्स इज एस्टिमेटेड टू बी $8। ये लोड्स दिए हुए, असेंबली लाइन से 100 लोड्स गए मशीन शॉप में, ठीक है। अब कॉस्ट एक यूनिट को मूव करने की $1 है। एंड डिपार्टमेंट नॉन एडजेसेंट डिपार्टमेंट्स की कॉस्ट क्या है, 2 है। एडजेसेंट्स कौन से होते हैं, जो आमने सामने होते हैं। नॉन एडजेसेंट्स जो होते हैं आमने सामने नहीं है, जैसे असेंबली और पेंट आमने सामने, असेंबली और मशीन शॉप आमने सामने नहीं है। तो असेंबली से पेंट शॉप में ये 50 लोड भेजने की कॉस्ट जो है ना 50 आएगी, $1 पर जो है लोड आएगी। और असेंबली से मशीन में भेजने की $2 है, 100 लोड है और $2 है। तो इस हिसाब से अगर हम अपनी कॉस्ट कैलकुलेट करें तो सबसे पहले 1 से 1 और 2 में जाने के लिए, ये देखें असेंबली क्या है हमारा, डिपार्टमेंट 1 है, 1 से 2 में जाने के लिए 50 मल्टीप्लाइड बाय 1, फिर 1 से 3 में जाने के लिए 100 मल्टीप्लाइड बाय 2 और इन दोनों को ऐड कर देना। इसी तरह सबको 50 था, फिर 100 इंटू 200 हो गया, फिर 40, इन सबको ऐड करें तो हमारे पास 570 आ जाता है, 570 आ जाती है हमारी कॉस्ट आ जाती है इस प्रोसेस लेआउट की। अब अगर हमने इस प्रोसेस लेआउट की कॉस्ट को हमने रिड्यूस करना है, कैसे रिड्यूस करेंगे, असेंबली को दरमियान में ले आए, पेंट को अगर हम साइड पे ले आए तो क्या होगा, तो मशीन शॉप जो थी अब वो और असेंबली एडजेसेंट हो गया तो कॉस्ट उसकी कम हो गई, पहले $2 थी पर लोड थी, अब $1 पर लोड हो गई। अब अगर हम इस डायग्राम की कॉस्ट कैलकुलेट करें तो हमारे पास $480 आ जाती है। सो जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रोसेस लेआउट डिजाइन की एफिशिएंसी या लेआउट डिजाइन में चेंज आने से हमारी कॉस्ट चेंज हो गई, हमारी कॉस्ट मिनिमाइज हो गई। इसी तरह अब अगर हम इसको प्रोसेस लेआउट की हम डायग्राम देखें तो हमारा पहले पेंट डिपार्टमेंट आ जाता है, फिर असेंबली आ जाता है, मशीन आ जाती है, रिसीविंग, शिपिंग और टेस्टिंग आ जाती है। नाउ कमिंग ऑन टू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ग्राफिकल अप्रोच ओनली वर्क्स फॉर स्मॉल प्रॉब्लम्स। अब ये जो हमने ग्राफिकल अप्रोचेस देखी थी जिसमें हमने प्रोसेस फ्लो डायग्राम्स बनाई कि इस एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में कितनी कॉस्ट है, अगर हम डिज़ाइन चेंज कर दें तो फिर कितनी कॉस्ट है, कॉस्ट मिनिमाइज होगी, कॉस्ट मैक्सिमाइज होगी। लेकिन ये तो स्मॉल स्केल के ऊपर हम डायग्राम्स के थ्रू हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, डायग्राम्स के थ्रू हम देख सकते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू लार्ज स्केल, बहुत हाई लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग आ जाती है तो वहाँ पे क्या करें, वहाँ पे फिर हम कंप्यूटर प्रोग्राम्स यूज़ करते हैं और इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए। सो देर आर सम कंप्यूटर प्रोग्राम्स अवेलेबल जिसके अंदर एक क्राफ्ट है, ALDEP है, CorelApp है, फैक्ट्री फ्लो है। ये वो प्रोग्राम्स है जिसके अंदर हम डाटा इनपुट करते हैं तो हमारे पास डिज़ाइन आ जाता है। क्राफ्ट की एक हम एग्जांपल देख लेते हैं। अब हमारे पास एक डिपार्टमेंट A था, B था, D था, C था, F था, E था। अब क्या किया, इसके ऊपर हमारी टोटल कॉस्ट जो थी 20,100 थी और जब हमने इसको डिज़ाइन चेंज किया तो हमारी कॉस्ट कितनी हो गई, टोटल कॉस्ट 14,390 पे आ गई, 14,390 पे आ गई जस्ट बाय चेंजिंग द डिज़ाइन ऑफ द प्रोसेस लेआउट।
3-dimensional visualization software allows manager to view possible layouts and assess process material handling efficiency and safety issues. ये एक जो यहाँ पे पिक्चर दी हुई है, ये 3-dimensional लेआउट डिज़ाइन की है. अब ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के थ्रू आप अपना डिज़ाइन अपने फैक्ट्री कर ली पहले, और उसके बाद आपने डिफरेंट सिनेरियोज वो आपको बना के बना देता है कंप्यूटर के, जी इस सिनेरियो के अंदर आपकी कॉस्ट इतनी रिड्यूस होगी, इसमें आपकी कॉस्ट ये इतनी इनकर होगी, इसमें इतनी कॉस्ट होगी. 3-4 डिज़ाइन, फिर उसको वो 3D में भी दिखा देता है कि आपकी एक्चुअली लगेगा कैसे, नज़र आएगा कि आपकी ये स्टेयर्स ऊपर जा रही हैं, यहाँ असेंबली लाइन है, गाड़ियाँ ऐसे होंगी, ये लिफ्ट ऐसे लगी होगी, आपकी यहाँ पे स्क्रीन ये लगी होगी, ये डिपार्टमेंट यहाँ बैठा होगा, ये डिपार्टमेंट यहाँ होगा, वर्कर्स यहाँ पे खड़े होंगे, वर्कर्स काम ऐसे करेंगे. तो कंप्यूटर से हमें ये फ़ायदा है कि हम एक्चुअली उसको ऑन ग्राउंड जो है उसको विजुअलाइज भी कर सकते हैं, डिज़ाइन भी देख सकते हैं. Now coming to another technique which is called work cells, reorganizes people and machine into groups to focus on single products or product groups. Part families भी इन्हें कहते हैं. Group technology identifies products that have similar characteristics for particular cells. Similarity can either be in shape, size, or in manufacturing process. Production volume must justify cells. Cells can be reconfigured as designs or volume changes. Work cells क्या होते हैं? Work cells होते हैं जो एक जैसे ग्रुप, सिमिलर काइंड ऑफ ग्रुप, सिमिलर काम कर रहे हैं. जैसे हम कहें कि जी एक टीवी का रिमोट है, रिमोट का कीपैड एक ग्रुप बना रहा है, उसका कवर एक और ग्रुप बना रहा है, सर्किट एक और ग्रुप बना रहा है. तो दीज आर 3 डिफरेंट वर्क सेल्स, वर्क ग्रुप्स बने हुए. पार्ट फैमिलीज के सिमिलैरिटी इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, पार्ट फैमिलीज विद द सिमिलैरिटी इन मैन्युफैक्चरिंग, पार्ट फैमिलीज विद द सिमिलैरिटी इन शेप. अब ग्रुप 2 तरह के हो सकते हैं. एक ग्रुप मैंने बताया कि टीवी का रिमोट है, रिमोट का कवर एक ग्रुप बना रहा है, कीपैड दूसरा ग्रुप बना रहा है, और कीपैड दूसरा ग्रुप बना रहा है, और उसका सर्किट तीसरा ग्रुप बना रहा है. एक ग्रुप तो ये हो सकता है. एक ग्रुप ये हो सकता है कि टीवी का रिमोट बना रहा है. रिमोट 3 तरह के रिमोट बन रहे हैं, एक सोनी टीवी का, एक पैनासोनिक का, एक सैमसंग का. अब 3 तरह के रिमोट हैं, तीनों का सर्किट जो है, सर्किट एक तरह बना रहा है, तीनों के सर्किट एक बना रहा है, तीनों के जो कवर्स है वो एक बना रहा है, तीनों के जो कीबोर्ड्स हैं वो एक बना रहा है. सो दिस इज अनदर काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है वो सेम है, तीनों का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सेम है, लेकिन पार्ट्स जो हैं तीनों डिफरेंट टीवीज़ के रिमोट्स हैं. इसी तरह तीनों या एक ही कंपनी का बन रहा है और वो एक ही ग्रुप जो है वो एक ही तरह के प्रोडक्ट्स, सिमिलर एक जैसे एक ही शेप के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं. दैट इज अनदर काइंड ऑफ ग्रुप विच इज कॉल्ड पार्ट फैमिलीज. एक हम एग्जांपल और देखते हैं. ओरिजिनल प्रोसेस लेआउट था एक मैन्युफैक्चरिंग का ग्रुप का, जिसके अंदर वर्क सेल्स बने हुए हैं. रॉ मटेरियल ABC है, वर्क सेल बने हुए हैं. ए जो रॉ मटेरियल है पहले जाता है, पहले ग्रुप 1 के पास जाता है, ग्रुप 1 से 2 के पास जाता है, 2 से 4 के पास जाता है, 4 से 8 के पास, 8 से 10 के पास, और असेंबली लाइन में जाता है. C जो है वो 3 से 6 के पास जाता है, B जो है वो डायरेक्टली 5 के पास, 7 के पास, 11 के पास, और असेंबली लाइन में. नाउ ये हम इसको कैसे, इस प्रोसेस लेआउट को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? हम इम्प्रूव ऐसे कर सकते हैं, इसका पार्ट रूटिंग मैट्रिक्स बना सकते हैं. पार्ट रूटिंग मैट्रिक्स के एक तरफ हमने पार्ट्स लिख लिए, ABCDEFGH हमारे पास पार्ट्स हैं, और ये मशीन्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. यहाँ पे देखें हमारे पास ये 12 वर्क सेल्स हैं, हर वर्क सेल एक मशीन पे काम कर रहा है. 12 सेल्स हैं और नीचे सारे आपके ABCDEFGH आपके पास पार्ट्स हैं. अब आप देखते हैं कि जो पार्ट A है वो पार्ट जो मशीन 1 है, मशीन 1 है, ये ग्रुप 1 है, उसके पास पार्ट A आता है, D आता है और F आता है. 2 के पास पार्ट A आता है और D आता है. फिर 3 के पास पार्ट C आता है और G आता है. तो आप इसको ग्रुप कर सकते हैं, एक आप ग्रुप बना सकते हैं. ग्रुप ऐसे बन जाएगा कि इनको आपस आप ऊपर नीचे रीअरेंज कर लें, A D F इकट्ठे कर दें. अब ये
जो 1 है उसके पास A और D और F तीनों आएंगे, तीनों पार्ट उसके पास आने हैं। 2 के पास आने A और D आना है। जो वर्क सेल 4 है या ग्रुप 4 है उसके पास पार्ट A, D और F आने। तो इसका चार्ट हम दोबारा से इस तरह से बना सकते हैं कि पार्ट A जो है वो 1 के पास जाएगा, 2 के पास, 4 के पास, 8 और 10 के पास जाएगा और असेंबली लाइन में जाएगा। B इस तरह जाएगा, ये वर्क सेल 1, 2, 3 तीन सेल्स बन जाएंगे और आपके ग्रुप्स के थ्रू ही जाएगा। सो इससे आपकी क्या हो रही है, इससे आपका प्रोसेस डिजाइन जो है वो इम्प्रूव हो रहा है, आपकी कॉस्ट मिनिमाइज हो रही है। So this was another strategy of process design layout. Now we have come to the end of this session. In this session we talked about innovation at McDonald's. हमने देखा कि लेआउट मैकडोनल्ड्स का उन्होंने वहाँ पे कहा कि 3 तरह के लेआउट्स बना दिए उन्होंने। एक तो उन्होंने फैमिलीज़ के लिए, एक यंग एडल्ट्स के लिए और एक उन्होंने बना दिए जो कि इंडिविजुअल्स आते हैं टू ईट। फिर फर्दर उन्होंने और भी बताया कि उनका किचन रीडिज़ाइन और वो सारी चीज़ें उन्होंने कैसे कैसे उसको की, सो दैट इन ऑर्डर टू इम्प्रूव वर्क स्पेस, एनवायरनमेंट, एथिक्स एज वेल एज improvement of communication. Then we talked about the importance of layout design. Why is it so important? Then the objectives in the layout design, and we talked about higher utilization, improved flow, improved employee, customer client interaction, flexibility, कि ये सारे चीज़ें layout design में होनी ज़रूरी हैं। अगर ये किसी layout design में ये सारे objectives पूरे कर रही है तो आपका layout design efficient होगा और आपकी cost reduce होगी। Then we talked about the types of layout. We talked about office layout, retail, warehousing, fixed position, process oriented, work cell layout. And we discussed the importance of these layouts in the manufacturing as well as the service sector. Now this is the end of this lecture. Thank you very much.